हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स भी। आप सबको पता है कि ये जो सेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि आईटीआर आप लोग सीख रहे हैं, आप सबका पेपर है, जिसमें कैसे हमें आईटीआर रिटर्न फाइल करनी है ऑनलाइन। उसके लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, उसके लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। बहुत ही मैं उनके बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है, डॉक्टर एसपी राठौर। तो सर इज, जैसे ना हर चीज का एक्सपर्ट होता है, तो सर टैक्स एक्सपर्ट है, इसलिए सर को हम टैक्स डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर पूरी यूनिवर्सिटी, सर को 40 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, 4-5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। और अब आज के समय में हम जैसे लोगों की, हम आप जैसे बच्चों की ये सर फ्री में सेवा करते हैं अपना, क्योंकि सर ने 40 साल से टैक्स ही पढ़ा है। सर अभी आप और भी चीजें बताएंगे, पर टैक्स उनका एक मेन सब्जेक्ट रहा है। और जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस और ये सारी चीजें सर ने मतलब जब से सर रिटायर हुए कम से कम 100 से ज्यादा सिमिलर वर्कशॉप सर करवा चुके हैं। जब मैं रामदास कॉलेज में था तब मैंने वहाँ भी सर की वर्कशॉप करवाई थी। अभी सर लेटेस्ट आरएलए में, रामलाल आनंद में, मोतीलाल में, सब में कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अपनी वर्कशॉप कर चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं राठौर सर से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू डॉक्टर ओम प्रकाश। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोरोना के बाद पहली बार मौका मिल रहा है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अदरवाइज तो आजकल तो ऑफलाइन का सिस्टम शुरू हो गया है। और ये एग्ज़ाम आपका होगा 27 नवंबर के बाद। जो एक्सलिटी है, एक्सेल यूटिलिटी, उसको डाउनलोड कैसे करना है? मेरी वेबसाइट है taxclasses.in और उस पर आपको सारी केस स्टडीज 1 to 40 जो डॉक्टर वीके सिंघानिया की हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसमें टैक्स कैलकुलेशंस भी हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, उसमें एक्सेल वर्कबुक भी है और साथ में जेएस1 भी है। तो मेरी वेबसाइट पर कोई आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं करना, सिर्फ आप जाएं, डाउनलोड करें। जो वीडियो लिंक है वहां पर वीडियो लिंक आपके दिए हुए हैं यूट्यूब के। तो ये तो आपका ई फाइलिंग ऑफ आईटीआर, एक्सेल यूटिलिटी, और हो सकता है कि हम थोड़ा बाद में भी एक्सटेंड कर लें इसको। ये आपके कॉलेज के बनाए हुए हैं। ये देखिए हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो आपकी हमारे 5 हैं। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स, बिजनेस प्रोफेशंस, अदर सोर्सेस, और ये अभी तक आप सब कुछ कर भी चुके होंगे। सैलरी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मस्ट है, इसमें पेंशन भी टैक्सेबल हो जाती है। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड हो, लेट आउट हो, एक से ज्यादा मकान यदि आपके हैं तो फिर हम आईटीआर 1 नहीं भर पाते, फिर हमें आईटीआर 2 करना होता है। लेकिन 2 हाउसेस आपके लिए टैक्स फ्री है। यदि 2 से ज्यादा है तो हम मानते हैं कि 2 से ज्यादा है तो बाकी जितने हाउसेस हैं उनकी कितनी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना है। कैपिटल गेन आपने किया होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, होल्डिंग पीरियड से डिटरमाइन होता है। शेयर्स की इनकम है, मकान बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, शेयर बेच दिए, गोल्ड बेच दिया। बिजनेस प्रोफेशंस, ट्रेडिंग करें, प्रैक्टिस करें, जो नेट इनकम होगी वो आपकी टैक्सेबल होती है बिजनेस प्रोफेशंस में। लेकिन आज हम जो आईटीआर 2 कर रहे हैं उसमें बिजनेस प्रोफेशन हेड नहीं है, वो आईटीआर 3 में आता है। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का एमआईएस का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, गिफ्ट है, ये सब कुछ आप करते हैं इसमें अदर सोर्सेस में। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट है, और सेक्शन 10(13)(a) की इनकम है। सेक्शन 10(14) की आपने इनकम पढ़ी होगी सैलरी वाले हेड में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। माइनर की इनकम है 1500 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। फिर उसमें से हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, फिर आती हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जिस पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना होता है। और वो हम 2 तरीके हमारे पास हैं, नॉर्मल स्लैब और स्पेशल। कुछ इनकम आपकी स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, जैसे आपकी लॉटरी की इनकम है वो 30% पर टैक्स होगी। लॉन्ग टर्म
शेयर्स हैं जो आपने बेचे, वो 1 लाख को छोड़कर 10% टैक्स होते हैं। डिविडेंड नॉर्मल तरीके से टैक्स होता है। तो कुछ इनकम्स ऐसी भी हैं जो स्पेशल रेट पर टैक्स होती हैं। ये हमारे 7 टाइप्स के फॉर्म्स हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे कोर्स में सिर्फ आईटीआर 2 है, क्योंकि आईटीआर 1 में यदि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो जाएंगे तो हम फाइल नहीं कर सकते, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होगी तो हम नहीं कर सकते, यदि हमारी क्लबिंग की इनकम हो गई तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, यदि इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई तो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हम। हमारे कोर्स में है आईटीआर 2, जिसमें सैलरी हो, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो तब भी कर लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज हैं, क्लबिंग है। क्लबिंग 3 तरह की होती है आपकी, माइनर की है, सन्स वाइफ है और स्पाउस है। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड का है, एग्रीकल्चर इनकम है। आईटीआर 3 हम नहीं करेंगे, वो बिजनेस प्रोफेशंस की बात हो जाती है, और ये आप करते हैं जब बिजनेस टैक्स प्रोसीजर जब पढ़ते हैं तब उसमें आप टैक्स की कैलकुलेशन भी करते हैं। एक पेपर होता था ई फाइलिंग रिटर्न्स, आईटीआर 3, आईटीआर 5, तब हम करते थे आईटीआर 3। आईटीआर 5 पार्टनरशिप फॉर्म है, आईटीआर 6 कंपनी है, 7 ट्रस्ट है। ये देखिए, ये हमारे पास 2 रिजीम्स हैं। हमारे लिए कट ऑफ डेट्स होती है कि कौन सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है। ये हमारी कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2024। हमारे कोर्स में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 है, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2024-25। यदि 1 अप्रैल 2024 तक आपने 60 साल अटेन कर लिए या 60 साल से ज्यादा, तो आप हो गए फिर सीनियर सिटीजन। और यदि 60 साल आपने अटेन नहीं किए बाई 1 अप्रैल 2024, तो आप रहेंगे नॉन सीनियर सिटीजन। मैंने एग्जांपल ले रखा है राहुल गांधी का, इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970, 1 अप्रैल 2024 को 60 ईयर्स के नहीं हुए तो ये नॉन सीनियर सिटीजन है। ओल्ड रिजीम में इनको एग्जम्पशंस मिलेगी 2.5 लाख तक। मोदी जी 60 ईयर्स क्रॉस कर लिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950, और ओल्ड रिजीम के अंदर इनको एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी 3 लाख। सुपर सीनियर सिटीजन, उसमें एज 80, 1 अप्रैल 2024 को यदि 80 अटेन कर ली या 80 से ज्यादा तो सुपर सीनियर सिटीजन, और ओल्ड रिजीम के अंदर एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख। और यदि आप नॉन रेजिडेंट हैं, जो आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी सेक्शन 6 के अंदर, तो उसमें एज कोई भी हो, सबके लिए एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000। एग्जाम्पल इमरान खान। और नए रिजीम के अंदर सबके लिए एग्जम्पशन लिमिट सेम 3 लाख। एज कोई भी हो इनकम टैक्स में, जेंडर कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, सबके लिए एक जैसे ही ट्रीटमेंट है। ये हमारे ओल्ड रिजीम के रेट्स। हमारे कोर्स के मुताबिक नॉन सीनियर सिटीजन रेजिडेंट नॉट अटेंड द एज ऑफ 60, सीनियर के लिए 60 और 80 के बीच की लिमिट, सुपर या वेरी सीनियर मोर देन 80। टैक्स रेट्स हमारे प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। 2.5 लाख से 5 लाख कहें या 3 लाख से 5 लाख कहें 5%, 5 लाख से 10 लाख 20, अब 10, 30। टैक्स पर टैक्स लगता है सरचार्ज। 50 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम है तो जो टैक्स निकलेगा उस पर आपको सरचार्ज लगाना है 10%। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो सरचार्ज लगेगा 15, 2 करोड़ से ऊपर 25। लेकिन डिविडेंड पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स वाला है, और 112, इन सब पर सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं होगा। टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर फिर हम निकालते हैं हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। 87 की एक रिबेट होती है। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाती है 12,500, लेकिन ये रिबेट नॉन रेजिडेंट को अवेलेबल नहीं है। ये हमारे न्यू रिजीम के रेट्स, सब के लिए एग्जम्पशन लिमिट जो मैंने पहले बताया आपको 3 लाख। इसमें सरचार्ज मैक्सिमम 25% है, 37% नहीं।
Health education says same 4%. 3 lakh free, 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20 और 15 से ऊपर 30. और इसमें स्टैंडर्ड एक्शंस पहले अलाउड नहीं होती थी, इस बार कर दी, फैमिली पेंशन पर भी और सैलरी और पेंशन पर भी. अब होता क्या है कि नए रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स कम है, ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स ज्यादा है. तो इसके लिए कुछ हमें सेक्रीफाइस करना होता है, और सेक्रीफाइस में यह है कि आपको टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 16 की जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू रिजीम के अंदर. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो 2 लाख का है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए वो नहीं मिलेगा. हाँ, लेट आउट वाला पूरा मिलेगा आपको. हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1013 नहीं मिलेगा आपको. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड नहीं मिलेगा. हॉस्टल का 300 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं मिलेगा. माइनर चाइल्ड की जो एग्जिबिशन होती है 1500 रुपये पर चाइल्ड वो नहीं मिलेगी आपको. सेक्शन 80C, 80CCC, 80CC1 कुछ नहीं मिलेगा. 80CC1 भी नहीं मिलेगा. हाँ, मिलेगा 80CC2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, डोनेशंस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, 80 TTA, नॉन सीनियर के लिए 10,000 और सीनियर के लिए 50,000. ये नहीं मिलेगा न्यू रिजीम के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर मिलेगा. जो हम एक्सेल यूटिलिटी आपको करवाएंगे उसमें जैसे हम न्यू रिजीम सेलेक्ट करते हैं ये सारी डिडक्शंस वहां से खत्म हो जाती है. ये वहां पर मैक्रोज लगे हुए हैं. ये हिंदुस्तान में टैक्स रेट्स ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा है. 1972-73 फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 97.75% तक टैक्स रेट रहा है. 2 लाख से यदि आपकी इनकम है तो स्लैब रेट थी 85% प्लस सरचार्ज 15%, 97.75%. 2 रुपये 25 पैसे आप रखेंगे और बाकी का ले जाएगी गवर्नमेंट. ये हमारी रिटर्न की लास्ट डेट निकल चुकी है 31 जुलाई 2024. जब आप आज क्वेश्चंस करेंगे एक्सेल यूटिलिटी में, यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है लेट फीस लगेगी 1000 रुपीज, और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फीस लगेगी 5000 सेक्शन 234F के अंदर, और ये ऑटोमेटिक लगती है. लेकिन मैंने जो अपने वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं उसमें 234F 234ABC को हम 0 कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस आप देख रहे होंगे दिसंबर में. मेरी कैलकुलेशन सितंबर की है मेरी वेबसाइट पर, तो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई आपको गलती ना लगे, इसलिए मैंने 234F की कैलकुलेशंस, 234F का लेट फीस और ABC का इंटरेस्ट को वहां पे कर दिया 0. हम रिटर्न 31/12/24 के तक ही भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर सकते. यदि हम रिटर्न्स को रिवाइज करते हैं, रिटर्न्स में कोई गलती हो जाए उसको रिवाइज करने का भी मौका मिलता है. उसमें सेक्शन में लिखा है 113 ब्रैकेट में 5. हमें करना है 113 ब्रैकेट में 1 ड्यू और बिफोर ड्यू डेट. ये पैन की फॉर्मेशंस, जब आप पैन नंबर डालेंगे तो पैन नंबर में आपको पता होना चाहिए कि 10 अल्फा न्यूमेरिक होता है. पहले 3 सीरीज हैं. 4th अल्फाबेट बताता है कि कैटेगरी ऑफ एसएससी आप क्या हैं. यदि इंडिविजुअल है तो P होगा, कंपनी होगा तो C होगा, लोकल अथॉरिटी है तो L होगा, फर्म है तो F होगा. एक फॉर्मेशन है. और यदि इंडिविजुअल के केस है तो 5th अल्फाबेट होगा सरनेम. ये मोदी जी का पैन नंबर, 4 न्यूमेरिकल, लास्ट में अल्फा चेक. ये शुरू हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे. पैन की न्यू एक स्ट्रक्चर AAA सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, S फॉर सिंह, 0001R. ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सौरभ. यदि किसी व्यक्ति का सिंगल नाम है तो हम उसको सरनेम के अंदर लिखेंगे. यदि किसी का नाम राधा है तो जब हम डाटा फीड करेंगे तो उसमें ले जाएंगे, फर्स्ट नेम में नहीं लिखेंगे, मिडिल में लिखेंगे, बल्कि ले जाएंगे सरनेम के अंदर. श्यामलाल कॉलेज, इसका पैन नंबर AAA सीरीज, L फॉर लोकल अथॉरिटी. और यदि इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसमें कोई सरनेम नहीं होती, बल्कि आएगा फर्स्ट इनिशियल, फर्स्ट अल्फाबेट. श्यामलाल का S, रामजस कॉलेज का हो जाएगा R, सतती कॉलेज का होगा तो S होगा. 0637D, 0637 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक.
सलमान सलीम खान, AAA C सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, K फॉर खान, 4 न्यूमेरिकल, लास्ट में अल्फा चेक। जिस तरह से पेन नंबर होता है इस तरह से 10 नंबर भी होता है। ये भी 10 अल्फा न्यूमेरिक है। जो हम एक्सेल में डाटा फीड करेंगे तो उस टाइम जिसने टेक्स्ट काटा है उसका 10 नंबर देना मैंडेटरी है। यदि 10 गलत हो गया तो आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरे कॉलेज का 10 नंबर, जहां मैंने 42 ईयर्स सर्विस की, 1977 से लेकर 2019 दिसंबर तक। DEL दिल्ली में है। S फॉर श्यामलाल, 25849 न्यूमेरिकल, कंप्यूटर जनरेटेड, और लास्ट में अल्फा चेक। हम जब 25849 को डिवाइड करें 7 से, इधर रिमाइंडर बचा है 0, तो अल्फा चेक आएगा A, रिमाइंडर बचे 1 आएगा B, रिमाइंडर 2 आएगा C। दौलतराम कॉलेज, DEL, D फॉर दौलतराम, 00040 न्यूमेरिकल नंबर, इसको 7 से डिवाइड करें, 5 बचा, इसलिए वहां पर आ गया F। श्याम प्रशांत मुखर्जी कॉलेज। इसी तरीके से ये आपको 10 नंबर लिखने होंगे जब आप शेड्यूल TDS वाला करेंगे। ये डिफरेंट एग्जांपल्स, श्यामलाल कॉलेज, माता सुनी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ARSD, दौलतराम, हंसराज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DEL दिल्ली, D फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, 5 न्यूमेरिकल, लास्ट में G। ITC लिमिटेड कलकत्ता, यहां कोलकाता नहीं है, CL फॉर सिटी, I फॉर ITC, 00091, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 0, अल्फा चेक आ गया A। हमें टैक्स हम पेमेंट करें बाय 31 मार्च 2024, उसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स। 31 मार्च के बाद पेमेंट करेंगे उसको कहेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। दोनों ही केसेस में शेड्यूल हमें एक भरना है, IT वाला। हमें उसमें BSR कोड भरना होगा, हमें डेट लिखनी है, अमाउंट लिखना है और लिखना है चालान नंबर। ये यूनिक BSR कोड होता है, 7 न्यूमेरिकल। डेट हमने करनी है DDM और चालान नंबर, और अमाउंट तो लिखना ही होगा। चाहे एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, हमें करना है IT के शेड्यूल में। एक हमें अकाउंट नंबर देना मैंडेटरी है, हमें उसका IFSC कोड लिखना है। जब आप IFSC कोड लिखेंगे तो बैंक का नाम सिस्टम अपने आप जनरेट कर देगा। जैसे आप SBI करेंगे 0006623, वो अपने आप कह देगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। HDFC 5x091 करेंगे, वो अपने आप कह देगा ये HDFC बैंक है, नाम अपने आप आ जाएगा। सिस्टम में मैक्रोज लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना। यदि आप IFSC कोड गलत डालेंगे वो नाम जनरेट नहीं करेगा। ये गिफ्ट्स 50,000 तक नॉन रिलेटिव से फ्री है, और रिलेटिव की डेफिनेशंस में कंप्लीट फ्री है। कोई भी एक्वेशन हो, कितना भी अमाउंट हो, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं। रिलेटिव से जो भी पैसा मिलेगा गिफ्ट की फॉर्म में, वो सब कुछ फ्री होता है। लेकिन नॉन रिलेटिव से टोटल अमाउंट, यदि मेरे 4 दोस्त हैं, 4 नॉन रिलेटिव हैं, उन्होंने मिलकर पैसा दिया, इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50,000 देन होल अमाउंट विल कम टैक्सेबल। 50 तक टैक्स फ्री, 50,000 10 रुपीज भी हो गया, मेरी पूरी इनकम में वो जुड़ जाएगा। आज के क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक गिफ्ट फ्रॉम कुलीग है, उसने 80,000 रुपीज दिया, वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा। अदर सोर्सेस में कुछ रिलेशंस ऐसे हैं, वो हमने स्पेसिफाइड रिलेशंस देखने हैं। दादाजी हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन दादाजी के भाई साहब नहीं आते, दादाजी की बहन जी नहीं आती। स्पाउस का कोई एक्स स्पाउस आपको गिफ्ट देता है, वो भी टैक्सेबल होगा, वो हमारी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है। मैं अपने बच्चों से लूं, अपने बच्चों के बच्चों से लूं, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, मामा मामी, चाचा चाची, या अपने इसी तरह के स्पाउस से, सास ससुर से, साली से, साले से, ये सब फ्री रहेगा। मैरिज पर जो भी आपको गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। बर्थडे वाला टैक्सेबल होगा, एनिवर्सरी वाला टैक्सेबल होगा। वाइफ या विल पैसा मिले आपको, टैक्स फ्री। इनहेरिटेंस टैक्स फ्री। ये 234 ABC की इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस ये हम सिखाते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस प्रोसीजर के पेपर में ऑनर्स के बच्चों को।
तो हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते, इसीलिए मैंने 234 ABC की जो टेक्स्ट आएगा उसको 0 कर दिया है, एक्सेल यूटिलिटी के अंदर भी जब एक्सेल वर्कबुक भरते हैं और अपनी कैलकुलेशंस में भी। 234 ABC तीनों। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक सेक्शन 115 BAC आएगा, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम में आपको मालूम है कि डिडक्शंस में अलाउड नहीं है, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट नो पर आएगा। यदि आपको ओल्ड रिजीम लेना है तो वहां हम करेंगे यस, और यस करते के साथ ही आपकी शीट वाइब्रेट करेगी और सारा मैक्रोज उसी हिसाब से एनेबल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आप नया रिजीम ही करेंगे 31 जुलाई के बाद, ओल्ड रिजीम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन हम एकेडमिक डिस्कशन के लिए हम ओल्ड रिजीम कर सकते हैं। ये आपका 7th प्रोविजो, सिर्फ आपकी इनकम टैक्स से ही फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी इनकम है। यदि आपका फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ऊपर है, बिजली का बिल मोर देन 1 लाख है, आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया 1 करोड़ से ज्यादा, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 7th प्रोविजो के रीजन से, वहां आपको करना है नो। यस और नो आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने यस कर दिया फिर वो आपसे पूछेगा कितना पैसा जमा कराया, कितना फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर है, कितना बिजली का बिल है, ये सब कुछ पूछेगा, हमें वहां पर नो करना है। और ये डाउनलोड करने का तरीका, हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर 2024-25 लिखा हुआ है, वहां हम क्लिक करेंगे, ITR 2 क्लिक करेंगे और आज की डेट में वर्जन आपको 1.7 मिल रहा है और 1.7 वर्जन को आप डेस्कटॉप पर ले आए और उसमें काम करना शुरू कर दें। लेकिन उस एक्सेल वर्कबुक के अंदर कोई आपको Ctrl+ कॉपी, Ctrl+C, V एटसेट्रा नहीं करना, कोई शीट डिलीट नहीं करनी, कोई रो इंसर्ट नहीं करनी, कोई रो को डिलीट नहीं करना, ये आपने करना है। और उसमें टोटल 32 शीट्स आपको मिलेंगी इंक्लूडिंग होम। जहां पर ग्रीन सेल्स हैं वहां पर डेटा एंटर करना है, रेड टेबल्स मैंडेटरी हैं और ब्लू वाले जो हैं वो अपने आप ऑटो जनरेटेड हैं, वो कैलकुलेशंस हैं। ये आइटर 1, हमें आइटर 1 जैसे मैंने आपको बताया एक प्रॉपर्टी उसमें अलाउड है ओनली, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी तो आइटर 1 नहीं भर सकते आप। टैक्स इनकम मोर देन 50 लाख हो तो आप नहीं भर सकते आइटर 1। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो तो आप फाइल नहीं कर सकते। कोई सेल ऑफ एसेट्स नहीं, कोई क्लबिंग नहीं, कोई बिजनेस प्रोफेशंस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड शेयर्स या कोई डायरेक्टरशिप नहीं है। आईटीआर 2 के अंदर सैलरी में आपको मिलेगी, यदि आपके एम्प्लॉय ने टैक्स काटा है तो आपको 10 नंबर देना मैंडेटरी है। वहां बेसिक, डीए, कन्वेंस, एचआरए अलग अलग आपको ड्रॉप डाउन मिलेंगे, ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है और अमाउंट आपको भरना होगा। हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके टेनेंट ने टैक्स काटा है तो उसका 10 नंबर देना पड़ेगा आपको। कैपिटल गेन के क्वेश्चंस में यदि आपने कोई मूल प्रॉपर्टी बेची है तो आपको बायर का नेम, परसेंटेज शेयर, पैन, एड्रेस लिखना है। अदर सोर्सेज में आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडीआर का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का रिफंड, डिविडेंड, ये सब कुछ आपको करना होगा। ओम प्रकाश जी, मेरा ये हाफ लेक्चर जो है पीपीटी वाला मैं खत्म कर रहा हूं, बीच में स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है तो पूछें आप। जी सर। कोई क्वेरी है तो पूछें, बच्चों से कुछ पूछना हो तो इसमें। स्टूडेंट्स यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना है सर से अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो सर फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है, आप मैं ले जा रहा हूं वेबसाइट पर। ये ई फाइलिंग की वेबसाइट है incometax.gov.in। ये गूगल पर डालेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग तो भी आ जाएगी, incometax.gov.in। यहां पर है डाउनलोड, हमने इसको क्लिक किया, असेसमेंट ईयर 2024-25 लिखा हुआ है। ये हमारी जेसो नहीं करनी, हमें करनी है एक्सेल। हम आईटीआर 2 पर गए और यहां पर है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचईएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से है तो हम नहीं करेंगे। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.7 7.78 MB की फाइल, हमने इसको क्लिक करना है और देखिए डाउनलोड हो गया ऊपर आईटीआर 2।
इस को आप बाहर निकाल लें। ये देखिए ये आ गया ITL 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 24-25 वर्जन 1.7। सर बच्चों को दिखाई दे रहा है? ओम प्रकाश जी, इसको हमने क्लिक किया। यदि कोई दिक्कत आती है तब आप इसको क्लिक करें, ओपन करने इसके पहले प्रॉपर्टीज पर जाएं और यहां करना है आपको अनब्लॉक। कई बार वहां पर मैक्रोस एनेबल्ड का इशू आ जाएगा या सिक्योरिटी का इशू आएगा। इसके लिए तरीका यह है कि आप पहले कर लें इसको और इसको कर दें अप्लाई। अप्लाई के बाद कर दें ओके और फिर उसको आप ओपन करें। ये लिखा हुआ आ जाएगा दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेबल इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स। कोई Ctrl+X Ctrl+V कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको करना है ओके। और ये हमारी जो शीट्स है, ये देखिए होम शीट, और होम शीट पर ये 1 से लेकर 31 तक शीट और लगी हुई है। वेरिफिकेशन, TDS, पार्ट बी, AL, ये सारी शीट्स है। यदि आप डायरेक्टली किसी शीट पे जाना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक करेंगे, पहुंचेंगे शेड्यूल S के ऊपर। शेड्यूल S का मतलब है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की शीट, कैपिटल गेन की शीट। बहुत सारी शीट इसमें बेकार की हैं, अदर सोर्सेज। और मैं स्टूडेंट्स को यह कहूंगा कि जब तक 4-5 केस स्टडीज नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। आप नीचे से भी जा सकते हैं, यहां से पार्ट ए की शीट पे चले गए। देखिए ये शेड्यूल S की शीट सैलरी वाली, ये हाउस प्रॉपर्टी की शीट है, ये कैपिटल गेन की शीट है, अदर सोर्सेज की शीट है, चैप्टर 6A की शीट है। यहां से आप इसको जूम कर सकते हैं। ये स्पेशल इनकम की शीट है। बहुत सारी शीट आपकी बेकार की रहेंगी इसमें। ये आपकी TDS की शीट है। तो जो काम की शीट है उस पर आपने काम करना है। और हर शीट पे आपको देखिए यहां वैलिडेट एटसेट्रा लिखा हुआ है। होम वैलिडेट, होम का मतलब होम वाली शीट पे पहुंच जाएंगे आप। वैलिडेट, जब भी आप जिस शीट पे काम करें वहां पे वैलिडेट करना जरूरी है। पता लग जाएगा कि आपको एरर तो नहीं की आपने। यहां पर देखिए कुछ कॉलम्स आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रीन में है और कुछ ब्लू में। ब्लू वालों में कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं, प्रीवियस पे जा सकते हैं। और जनरेट JSON जो करनी है वो करनी है आपने पार्ट बी TTI वाली शीट पर। ये वाली शीट होम वाली शीट पर जाएं और ये होम वैलिडेट नेक्स्ट प्रीवियस कैलकुलेट टेक्स्ट जनरेट JSON। और जब आप जनरेट JSON कर लेंगे तो वेरिफिकेशन के बाद शीट तैयार हो जाएगी, समरी की शीट, वो अपने आप जनरेट होगी। तो एक हमारी पार्ट ए वाली जनरल शीट देखिए, इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम रेड में कर रखा है, पैन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा स्टेटस देखिए, यहां पर ये इंडिविजुअल और HUF में से सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी DD, MM, YY करना होगा आपको। टाउन लिखना मैंडेटरी है। स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाएंगे आप, जहां पर ड्रॉप डाउन हो ड्रॉप डाउन ही चलेगा। कंट्री अपने आप आ जाएगा। पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा। ईमेल लिखना है आपको, मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर लिखना मैंडेटरी है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, ये देखिए यहां पर आ गया रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। फिर आपको ये मैंने आपको बताया ड्यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट नो है। यदि हम यस कर देंगे तो ओल्ड रिजीम के अंदर चले जाएंगे, लिखा हुआ है यहां पर। बाय सिलेक्टिंग यस, बाय सिलेक्टिंग नो ऑप्शन, योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर न्यू टैक्स रेट regime. By selecting yes option, your income and tax computation shall be as per old tax regime. इसमें सब जगह फॉर्मूले लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना। ये जो मैंने अभी 7th प्रोविजन की बात कही आपको, यहां पर यस नो सिलेक्ट करना है आपको। अच्छा ये आपका आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। ये ड्यू क्लेम 115H, इसको आपको नो करना होगा। ये पोर्टुगीज का नो है। वेदर रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसको आपने नो करना है, यस नहीं करना। इसको यस कर देंगे तो पूछेगा जी कौन फाइल कर रहा है आपका। और नीचे डायरेक्टर के बारे में भी है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ये रहा डायरेक्टर का आपका। वेदर यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, यहां पर आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। जैसे आप यस कर देंगे ये सारा ग्रीन हो जाएगा और अभी ऊपर भरना पड़ेगा हमें। और इसी तरीके से अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का है, यहां पर यस नो का है। और फिर आप करेंगे शीट को वैलिडेट यहां पर।
फिर नेक्स्ट शीट पर जाएंगे आप। डॉक्टर साहब पूछो जरा, बच्चों से कुछ और पूछना है इस टाइम? मैं सर फिर प्रियंका कुमारी हैज रेज्ड अ हैंड। हाँ बताएं। प्रियंका बोलिए। सर ये डायरेक्टेड वाले में और ये ड्रॉप डाउन लाइक आ रहा है बट उसमें ग्रे सेल हो गया है। तो जब मैं प्रैक्टिकल कर रही थी तो सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि ये सेल एक्टिवेट नहीं है, तो लाइक इसको कैसे हटा सकते हैं? नहीं, वो आपके सिस्टम का कोई गड़बड़ होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 14 की 14 केस स्टडीज ओल्ड रिजीम नए रिजीम सब में करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की कोई कमी होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपका देख लें कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और आपका एमएस ऑफिस कौन सा है। यदि या आपने गलत ऊपर जो आपके पर्टिकुलर्स हैं वो आपने प्रॉपर अभी फिल नहीं किए होंगे। ओके सर। मैंने सारी की सारी केस स्टडीज करके चेक कर ली थी और अभी नहीं, आई डिड इट इन द मंथ ऑफ सितंबर, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। हाँ 1.6 जो आपका वर्जन था उसमें दिक्कत आ रही थी। 1.6 में क्या था कि हम जब करते थे वहां पर स्टेटस इंडिविजुअल और नीचे कंडीशंस नहीं आती थी, उस टाइम आ रहा था, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मैंने 1.7 वर्जन में भी देख लिया है, सब कुछ ठीक ठाक है, नथिंग इज रॉन्ग। नाच ना जाने आंगन टेढ़ वाली बात होगी, यदि कोई कमी है तो आपके एंड पे है, ठीक है। ओके। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चंस। ये डॉक्टर सिंघानिया की बुक है जिसमें लास्ट वाले चैप्टर में दे रखे हैं सारे केस स्टडीज। हम ले रहे हैं केस स्टडी 7। देखिए आपके पास प्रिंट आउट्स भी होंगे। मैंने कहा था डॉक्टर साहब को कि बच्चों को कहना कि प्रिंट आउट सामने रख लें। नाम एसएससी का निहार कैबिस, फादर्स नेम दे रखा है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। पेन नंबर दे रखा है, देखो पेन का आप फॉर्मेशन देखें तो वही टेल अल्फा न्यूमेरिक है। पहले 3 सीरीज हैं, पी फॉर इंडिविजुअल, वी फॉर विज और 4 न्यूमेरिकल, बाद में टी। डेट ऑफ बर्थ नॉन सीनियर सिटीजन हो गई। ये एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और इसमें पूछा जा रहा है जी ये रही हैं 300 डेज इंडिया में, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। रिटर्न ओरिजिनल है, हमें वहां पर सेक्शन करना होगा 1 to 1। एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है, नेम एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्टर है राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड में। डॉक्टर ओम प्रकाश, मेरी आपको फेस भी दिखाई दे रहा है? नहीं सर दिख रहा है, बढ़िया सर। नहीं, मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है हाँ जी दिखाई दे रहा है सर, और स्क्रीन भी। स्क्रीन भी सर। अच्छा, ये तो मामला गड़बड़ है। मैं कुछ बीच में खाना पीना चाहूं तो मतलब दिखाई देगा। सर आप खा सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा देखो, शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, मेरे अपने स्क्रीन पर सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है मुझे। मैं इस लेक्चर को प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्क्रीन स्क्रीनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है, और इसके बाद मैं इसकी एडिटिंग करके इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ज्वाइन करना चाहते थे इस लेक्चर को, कुछ और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए हमने कर दिया इसको। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में है, 2 बैंक अकाउंट, एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जैसे हम आईएफएससी कोड डालेंगे वहां पर नाम अपने आप आ जाएगा। और ये इनका सैलरी का बेसिक सैलरी, कमीशन, पर्सनल अटेंडेंट टैक्सेबल है, प्रॉफिट ड्यू का अमाउंट नहीं दे रखा, होस्टल एक्सपेंडिचर ये अदर अलाउंसेस में आएगा, लीव सैलरी फुली टैक्सेबल, ट्रैवलिंग अलाउंस 48,000 और एग्जेम्प्टेड अलाउंस में ले जाएंगे हम नीचे 40,000, और एलटीसी का 3 लाख मिला में, और एग्जम्पशन है 1,98,000 की। प्रॉपर्टी एक इनकी किराए पर रखी है रॉयल लिमिटेड, रेंट आया 18 लाख, लेकिन टीडीएस कट गया 10%, तो 20 लाख हमारा हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, यदि एसएससी पे करता है तब तो मिलता है, यदि एसएससी पे नहीं करता, टेनेंट पे करता है, तो हमें उसकी डिडक्शंस नहीं मिलती, ना मिलेगी आउटस्टैंडिंग की, ना मिलेगी टेनेंट के द्वारा पे की गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का मिल जाएगा हमें पूरा का पूरा, चाहे वो परचेज का हो, रिन्यूअल का हो या रिपेयर का हो। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, हमें इसमें ओल्ड सिम के अंदर सिर्फ मिलेगा -50,000 और कुछ नहीं मिलने वाला। ना हमें म्युनिसिपल टैक्स मिलना, ना हमें इंटरेस्ट का मिलेगा, बस ना फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा, और नए रिजिम के अंदर तो वो भी नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन, सेल डायमंड बेचे गए 9 लाख के, उसको खरीदा था हमने 1977-78 के अंदर,
FMB उसकी 1 अप्रैल 2001 को 72, 81 को 45। अब 81 का तो मतलब ही नहीं है, हमें लेना है 2001 वाला। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है करंट ईयर का 348 और डिवाइड करेंगे 100 से। अदर सोर्सेज में सेविंग का इंटरेस्ट है 26,000, गिफ्ट मामा जी से मिला 80। अब ये देखो ये रिलेटिव की डेफिनेशन में है और रिलेटिव की डेफिनेशन में तो फ्री है क्योंकि मदर के भाई साहब मामा जी हो गए। हमें कुलीग से मिला 80,000। अब कुलीग यदि 50 तक देती या देता तब तो टैक्स फ्री होता, लेकिन देती इसने 80,000। 80,000 पर टैक्स लग जाएगा। अब इसका 30% तो मार्जिनल टैक्स चल रहा है, सरचार्ज भी है। यदि ये 50 तक देता तो ज्यादा अच्छा था, 80 पर पूरा का पूरा टैक्स लग गया। वहां में गिफ्ट के 5 कॉलम मिलेंगे हमें, ये पहले वाले में जाएगा। इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिला, उस पर इंटरेस्ट मिल गया, टैक्सेबल है, किसी साल का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मिला तो इस साल। डिविडेंड हमें मिला 1250 रुपए। हमें वहां पर डेट मेंशन करनी होती है, तो मैंने एज्यूम कर ली 15 जून 2023। कोई टीडीएस नहीं कटा, 5,000 से ऊपर होता तो टीडीएस कटता। इंटरेस्ट ऑन लोन 26,000 का, इस पर हमें इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ओल्ड रिजीम के अंदर आरपीएफ 1,80,000, पीपीएफ 46, एनएससी खरीद लिया आपने 10,000 के। अब एटीसी की लिमिट क्या है? एटीसी की लिमिट है 1,50,000। एटीसी, एटीसीसीडी 1, एटीसीसीडी, एटीसीसीसी, तीनों का टोटल कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। ये हमारा टोटल 150 को क्रॉस कर गया, लेकिन सिस्टम लेगा 1,50,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एनएससी ये 70,000 के, इसका 7% इंटरेस्ट 4,900। ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, लेकिन एटीसी में भी आएगा ही, क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट ईयर। लेकिन वही एटीसी की लिमिट रहेगी 1,50,000। एनपीएस 70,000। हम इस एनपीएस का क्या करते हैं, पहले तो ले जाते हैं 50,000 एटीसीसी 1B के अंदर, और बाकी रिमेनिंग ले जाएंगे हम एटीसीसी 1 के अंदर। एटीसीसी 1 तब सिस्टम कैप्चर करेगा यदि आपकी एटीसी की लिमिट पूरी नहीं हुई तो। यदि एटीसी की लिमिट पूरी हो गई तो एटीसीसी 1 जो हम 20,000 डालेंगे वो कुछ नहीं करेगा उसका। एम्प्लॉय ने टैक्स काट लिया आपका 10,42,000, उसका देखो 10 पर रखा है। टेनेंट ने टैक्स काट लिया 2 लाख, क्योंकि उसने 20 लाख रुपए दिए थे आपको, और 8 सितंबर को आपने टैक्स जमा करवाया 41,000, ये हो जाएगा एडवांस टैक्स, और 4 जुलाई को आपने जमा कराया 170। इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आएगा एक ही शेड्यूल के अंदर। अच्छा, हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, हमें शेड्यूल एल भरना पड़ेगा। अब उसमें हाउस काम एड्रेस लिखेंगे बकायदा 30 लाख, कैश इन हैंड 84, शेयर्स का 85 लाख 10,000। यदि आपकी कोई वहां पर इंफॉर्मेशन जैसे ज्वेलरी नहीं है, व्हीकल नहीं भी है, तो वो आपको वहां जीरो करना मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपको। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कैलकुलेशंस, ये ओल्ड जिम की कैलकुलेशंस है। ये देखिए 41 लाख बेसिक सैलरी, कमीशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, अदर लॉसेस में लिखेंगे। इन सब का टोटल मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। इसका टोटल हो जाएगा 42,27,600। अच्छा, परक्विजिट्स में एलटीसी और अटेंडेंट का 3,30,000 टोटल वहां अपने आप हो जाएगा। एग्जम्प्टेड अलाउंस में एक तो आएगा हॉस्टल का, एक आएगा ट्रेवलिंग का, और एक आएगा एलटीसी का। अमाउंट आ जाएगा 4316। स्टैंड एक्शन अपने आप लिख लेगी। अमाउंट हो जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट सैलरी 42,66,000। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 20 लाख हम लेंगे, 27,000 का जो पेड बाय द एसएससी है 1973। स्टैंडर्ड एक्शंस 30% अपने आप निकलेगी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हम लिखेंगे वहां पर 70,000, और इनकम आ जाएगी हमारी 13,11,100। जो हमारी सेल्फ अक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें हमें सिर्फ मिलना है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 50,000। नेट अमाउंट आ जाएगा 12,61,100। कैपिटल गेन के अंदर हम करेंगे, हमने जो डायमंड बेचे, सेल कंसेशन 9 लाख, 72,000 हम वैल्यू लेंगे 1 अप्रैल 2001 वाली,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 348 से, डिवाइड करेंगे 100 से। ये हमें अमाउंट हमें खुद लिखना है 250,560। ये कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया हमारा 649,440, जो कि 20% में टैक्स होगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, रिफंड का इंटरेस्ट 3710। अदर इंटरेस्ट के अंदर हम करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लोन वाला 30,900। डिविडेंड लिखेंगे हम 1250 और लिखेंगे गिफ्ट फ्रॉम कोलीग 80,000। टोटल हो जाएगा इसका 141,860 अदर सोर्सेज का टोटल। ये हमारी हो जाएंगी जीटीआई 63,18,400। ये कैलकुलेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब आपको टीचर क्वेश्चंस देंगे उसके पीछे लिख लें जिससे आपकी कोई गलती ना हो। ये कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में नहीं करनी। आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा 1 घंटा या 1.25 घंटे के आसपास, तो कैलकुलेशंस आपको कहीं दिखानी नहीं है। सिस्टम आपका टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन गलती ना हो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूं। एटीसी की, आरपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, एक्रूड इंटरेस्ट, इसका टोटल 24900 लिखेंगे हम, लेकिन अमाउंट वो लेगा 150। ऐसे ही एटीसीसी 1B का हम लिखेंगे 50,000 और एनपीएस एटीसीसी 1 में लिख देंगे 20, लेकिन वो जनरेट कुछ नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि एटीसी की लिमिट पहले पूरी हो गई 150। तो 2,10,000 की आ जाएंगी डिडक्शंस। टैक्सेबल इनकम हो जाएगी आपकी 61,08,400 और इसमें नॉर्मल इनकम टैक्स होगी 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20, 10 to ऊपर 30 और हो जाएगा 1451,888 और स्पेशल इनकम 20% टैक्स हो गई। टोटल टैक्स आएगा 15,80,076। सरचार्ज अपने आप काउंट होगा, एजुकेशन सेस अपने आप निकलेगा और अमाउंट हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 234 एबीसी को हटाकर 234 एफ को हटाकर 18,07,607। एडवांस टैक्स हमारा 41,000 है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 170 है, एम्प्लॉयर ने काट लिया, टेनेंट ने काट लिया, हमें 3,14,610 रुपए और देने बाकी हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी बिना टैक्स पिए, बिना टैक्स का पेमेंट किए हमें रिटर्न सबमिट नहीं करनी होती। यदि कल देंगे तो हो जाएगी वो इनवैलिड। और यदि आप न्यू रिजीम की कैलकुलेशन देखें तो देखिए यहां पर एग्जेम्प्टेड सिर्फ आएगी ट्रैवलिंग अलाउंस 50,000 अपने आप आ जाएगी। जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसका कुछ नहीं आएगा, सिस्टम अपने आप करेगा। और ये देखिए डिडक्शंस एटीसी से लेकर एटीयू तक कोई डिडक्शंस नहीं आती और फिर टैक्स हमारा इसमें निकलेगा 384,330। इसमें हमने क्या देखा ओल्ड रिजीम और नए रिजीम के अंदर, एक तो हमारा एग्जेम्प्ट अलाउंस खत्म हो गया, कम हो गया। यहां 40 था और यहां आपका ज्यादा था, यहां था आपका 2,41,600 और यहां सिंपल रहा है 40 न्यू रिजीम के अंदर। और यहां पर जो 50,000 थी जो आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड वो यहां पर खत्म हो जाएगी और हमारी डिडक्शन सारी खत्म हो गई। एटीसी से लेकर एटीयू तक कोई आपको डिडक्शंस यहां पर अलाउड नहीं। और जब तक ये बच्चे 4-5 क्वेश्चंस अपने आप नहीं करेंगे, अपने आप करने से ही प्रैक्टिस आएगी। नहीं तो एक्सेल वर्कबुक भरना इजी नहीं है, उसमें बहुत सारी कंडीशन दी। आपने एक को ड्रॉप डाउन से यस नो नहीं किया तो आगे चलने नहीं देगा आपको। मेरे पास देखो फील्ड एक्सेल वर्कबुक भी पड़ी है, ये देखो मैं तो आपको दिखाता हूं, मेरे पास फील्ड भी पड़ी हुई है। यदि आप कहो तो मैं फील्ड वाला खोल देता हूं। ये आपने वर्कबुक खोल ली थी और ये देखिए ये जब प्रैक्टिकल जब मेरा लेक्चर होता है उसमें फिजिकल मोड में, तो मैं क्या करता हूँ टीचर को एक स्टूडेंट को बैठा देता हूँ अपने पास, वो डाटा फीड करता रहता है, ठीक है ना। देखिए हमने लिखा पहले, अब आप यदि आपके सामने प्रिंट आउट्स हैं तो प्रिंट आउट खोल के देखें। पहला है नाम है निहारिका विस, हमने निहारिका लिख दिया फर्स्ट नेम के अंदर, लास्ट नेम के अंदर लिख दिया विस, ठीक है, और ये लिख दिया पैन नंबर। ये मेरे पास डाटा फीडेड है, ये हमने एड्रेस लिख दिया और ये यहां पर ड्रॉप डाउन है। देखिए ड्रॉप डाउन से मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे एसएससी का सिलेक्ट करना है कि वो इंडिविजुअल है एचईएफ है। इसके बाद मैंने एड्रेस लिख दिया मुखर्जी रोड। यदि अब ये रेड वाला मैंडेटरी है, अब मुझे कलाकार स्ट्रीट लिखना है। यदि बाई चांस मेरे पास सिर्फ मुखर्जी रोड लिखा होता तो मैं मुखर्जी रोड दो बार लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1964। अब देखिए मैंने मान लीजिए इसको मैं गलत कर दूं, ये देखिए कहता है डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेशन शुड बी 10 कैरेक्टर्स। तो यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और फॉर्मेट इसका क्या है, फॉर्मेट है
डेट 11/1964, ठीक है। ये आपने कोलकाता लिख दिया यहां पर। कोलकाता लिखने के बाद यहां पर मैंने ड्रॉप डाउन उठाया वेस्ट बंगाल, ये ड्रॉप डाउन लगे हुए हैं आपने। ये जो रेड वाले हैं ये मैंडेटरी है। आप कोलकाता, आपको कोई ना कोई सिटी लिखना मैंडेटरी है, एरिया में कोई ना कोई आपको लिखना जरूरी है। यदि बच्चों के पास टाइम कम है तो यहां पर वो कुछ ना कुछ लिख दें, चाहे ए भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो कोलकाता की स्पेलिंग देखने बैठा हुआ है, तो कोलकाता का के भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। ये बच्चों को मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि बच्चों के पास कई बार क्या हुआ, काम करते करते कंप्यूटर का पावर चली गई, या बच्चे शरारती भी होते हैं, जानबूझ के पैर मार दिया और अब रह गए 10 मिनट उसके पास। तो शॉर्टकट तरीके हैं कि वो कोलकाता का के भी लिख देगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन से वेस्ट बंगाल लिखो, दिल्ली लिख दो तो दिल्ली, उसको भी क्या फर्क पड़ रहा है, सिस्टम ने तो कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैंने यहां छत्तीसगढ़ किया, ये इंडिया अपने आप ले लेगा और यहां से पिन कोड हट गया, पिन कोड मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मेरे केस स्टडीज सारे के सारे स्टार्टिंग से 1 to 14 मैंने वेब उस पर डाले हुए हैं, अपना यूट्यूब पर भी हैं और वेबसाइट पर भी हैं, ठीक है ना। तो वहां से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने हर लेक्चर के अंदर एक एक स्टेप करके बताया हुआ है। ये मैं आपको अपनी वेबसाइट एक बार दिखा देता हूं। वहां से कुछ कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं है इनका, बस यहां पर देखिए ये है textclasses.in की वेबसाइट है और यहां पर है सेमेस्टर 5 ऑनर्स प्रोग्राम, इसको आपने क्लिक करना है और यहां पर देखिए लास्ट में है सिलेबस गाइडलाइंस एकेडमिक ईयर 24-25 बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एक्सेल यूटिलिटी ब्लैंक आईटीआर 1.7 और ये 25 सितंबर का वीडियो लेक्चर है। यदि केस स्टडी 1 करना चाहें, टैक्स कैलकुलेशंस यहां पर पढ़ी है, फील्ड एक्सेल वर्कबुक पढ़ी है, जेएसएन पढ़ी है, ब्लैंक पढ़ी है। ये ब्लैंक 1.6 नहीं करना और इसका कनेक्टेड लेक्चर है, ये वीडियो लिंक सारी केस स्टडीज मैंने डाल रखी है सारी। अभी 12 तक मैंने कर दी हैं, अभी 13-14 का मुझे करना है और हर क्वेश्चन 2 रिजीम के अंदर मैंने किए हुए हैं। ये 7th का भी देखें, ये यहां पर है ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, टैक्स कैलकुलेशन, फील्ड एक्सेल वर्कबुक, जेएसएन और 21 का अक्टूबर है। टेरिट ने काटा, रॉयल इनकेटिव 2 लाख और टैक्स रिफंड 3000 और अभी हम पार्टे जलशीट पर गए, नाम का निहार का वेस और पैन नंबर, इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1964, एड्रेस लिख दिया, वेस्ट बंगाल, ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया और मोबाइल नंबर लिख दिया, फाइल इन रिस्पॉन्स किया बिफोर ड्यू डेट, रेजिडेंट ड्रॉप डाउन से उठाया और यू आर इंडिया फॉर 182 डेज, ड्रॉप डाउन से उठाया। और जिम आप लेंगे तो उसको यस सेलेक्ट करेंगे और न्यू जिम लेंगे तो आपको नो सेलेक्ट करना है और बाय डिफॉल्ट वैसे नो ही आएगा। आई फाइल फैक्टर ऑफ इनकम अंडर सम क्लॉज, इसको ड्रॉप डाउन से किया लो 150H पॉलिसीज का बाय नो डिफॉल्ट, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का हमने कर दिया, एपीआई का नो कर दिया, वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन कंपनी, इसको किया सिलेक्ट, कंपनी का नाम लिख दिया राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड, टाइप ऑफ कंपनी AHPCR 98, इसको किया लिस्टेड और डायरेक्टर 00071476, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को किया सुंदर मोटर्स लिमिटेड। तो ये मैंने सारी कैलकुलेशंस पर डाल रखी हैं और सारे इसके वीडियो लेक्चर हैं। मैं जहां पर ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन बताता रहूंगा कि कहां पर ड्रॉप डाउन करना है आपको। ओके, ठीक है, यू लिसन केयरफुली ना, जो भी कहीं पर भी किसी को कोई डाउट हो, सर एक एंट्रीज बता रही हैं कि हाँ, यस यस राइट करना है। और आप ये सर ये 2 or 3 स्टूडेंट्स दे आर रेजिंग देयर हैंड्स। हाँ बताएं। हाँ, ये कोई भी है प्लीज आप अपना माइक वो कर दीजिए अनम्यूट और आप बोलिए, कुछ बोलना है तो। सर आई एम विशाल, आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर ये जो एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म फिलअप करते हैं, हाँ तो इसको सर क्यों फिलअप करना चाहिए सर? क्यों फिलअप करना चाहिए? ये आपके कोर्स का पार्ट है। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो यही फॉर्म अपलोड करने हैं ना वेबसाइट पर। और सर आईटीआर फाइल करने के लिए तो सर लॉगिन करना होगा ना सर उसमें? नहीं, ये हम एक्सेल को
हमने ये जो ऑफलाइन हम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन करते तो मैं करना है, जो जेसन हमारी जनरेट होती है ना उसी को हमने अपलोड करना होता है। तो मैं ये हमारा जो पैन नंबर है ये तो फेक वाला है, कोई ओरिजिनल तो है नहीं, हमें पासवर्ड भी नहीं चाहिए। तो इसलिए तो हमने अपने क्या किया, अपने डेस्कटॉप पर एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड किया, ठीक है, और डाउनलोड करके हमने उसमें अपना डाटा डाल दिया और जेएसओन जनरेट कर ली। टीचर का काम ये है वो देखे कि आपको ये सब कुछ करना आता है नहीं आता। हमारे पास ओरिजिनल पैन नंबर नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है, इसलिए हमें वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना। ये हम करें सब कुछ ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। यदि ऑनलाइन करेंगे तो आपको फिर वो चाहिए होगा पासवर्ड और यूजर आईडी। यदि आप जेएसओन यूटिलिटी में करते फिर आपको ऑनलाइन वाला चाहिए। तो एक्सेल में कुछ नहीं चाहिए। मैं एक्सेल में हम एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं ना। ऑनलाइन करेंगे फिर चाहिए हमें पासवर्ड और सब कुछ चाहिए। बच्चे ये जिसने भी ये क्वेश्चन रेज करा है, एक्चुअली सर यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो मोटो है सिर्फ आपको सिखाना है कि इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल अ आईटीआर रिटर्न, ठीक है, जब आपकी जॉब लगेगी या जब कोई आप बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आपको अवेयरनेस तो होगी ना कि कैसे मतलब फिल किया जाता है। आप अपना फिल करोगे, आईटीआर खुद या किसी से करवाओगे। तो यहाँ पे हमारा कोर्स का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिखाना, ठीक है, मतलब रियलिटी के अंदर यू आर नॉट गोइंग टू फेल एनीथिंग। आप बस सीख रहे हो, जैसे कि आप पढ़ते हो अकाउंट्स में ये टॉपिक होते हैं तो आपको पता होता है ना, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आईटीआर फाइल रिटर्न करना सिखाया जा रहा है कि इन फ्यूचर जब आप फाइल करोगे प्रैक्टिकल फॉर्म में अपनी खुद का, तो कैसे कैसे फाइल किया जाता है। अब डॉक्टर प्रियंका देखो, मैं इनको बता देता हूँ, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरा अपना ही है। क्योंकि अभी तो मेरे को लग रहा है आपका पैन मैन भी नहीं होगा। ये देखो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, अपना पैन नंबर डाल दिया, इसको किया कंटिन्यू, और यहां पर ये डैशबोर्ड, यहां पर मेरी रिटर्न्स जो हैं व्यू फील्ड रिटर्न्स ये आ गई सर 2024-25 की। हाँ जी पीयूष, क्या कुछ कहना है आपको? ये मैं आपको अपने ही बता रहा हूं कि इन रियल प्रैक्टिस क्या होता है रियल में। ये आपके रिटर्न्स का है, व्यू फाइल रिटर्न्स। यदि आपने फाइल करनी है तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड पे सब कुछ चीजें मिलेंगी। यहाँ फॉर्म 26 भी होता है, सब कुछ होता है यहाँ पर। और ये यदि मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाऊं, डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट, मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, यही फॉर्म है। तो जो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना वो एक्सेल यूटिलिटी पे होगा, इसलिए आपको एक्सेल यूटिलिटी सिखाई जा रही है। और जेएसएन पे नहीं होगा। हाँ, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए, ऑफलाइन करेंगे तो आपको एक्सेल यूटिलिटी फिल करके सिर्फ एक्सेल जनरेट करनी है। तो आप एग्जाम में जनरेट कर लेंगे तो आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। राइट। ये देखो इस तरीके से होता है। ये फॉर्म उसी तरीके से है जो हमारा है, सब कुछ वही है जो आप सीख रहे हैं अभी, और ये प्रैक्टिकल है। मेरा अपना फॉर्म है ITR 2 ITR 3। सर जो जनरेट जेसन फाइल करते हैं हाँ, इसमें, हाँ तो एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म फिलअप करने के बाद जेसन जनरेट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब हम एक्सेल यूटिलिटी कर लेंगे तब जनरेट करेंगे जेसन पहले। और सर ये हाँ बताएं, नहीं दोबारा बताएं क्या। सर जैसे हम ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हाँ तो तब जेसन ये एक्सेल यूटिलिटी का यूज करते हैं ना सर। हाँ और ऑनलाइन फाइल करेंगे तो लॉगिन करना पड़ेगा हमको। नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको। यदि मान लीजिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपने वेबसाइट पर गए, जैसे मैंने आपको यूजर आईडी दिखाया, अपना पैन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब आप लॉगिन पर कर गए वहां पर, ठीक है। एक तरीका है कि आप सीधा वहीं पर ही भरना शुरू कर दें ऑनलाइन। एक तरीका है कि आप यूटिलिटी को डाउनलोड करें डेस्कटॉप पर, फिर अपना मनचाहे तरीके से अपना काम करते रहें। आपके पास इंटरनेट नहीं है या है नहीं है, आपने काम कर लिया, उसके बाद जो जेसन जनरेट होगी आपकी, फिर आप अपनी वेबसाइट पर जाएं और वहां कर दें अपलोड, फिर आप अपलोड कर देंगे वहां पर। आपके पास दोनों तरीके हैं ना। एक तो तरीका है कि ऑनलाइन काम करें, एक तरीका है कि ऑफलाइन आप अपना काम कर लें, जेसन जनरेट कर लें और जेसन को अपलोड कर दें, ठीक है। जो जेसन बनेगी हमारी 2 KB की फाइल होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होती। मैं आपको दिखा देता हूं कैसी फाइल होती है जेसन की। ये देखो, ये फाइल है जेसन की, मैं 7 केस स्टडीज की दिखा देता हूं आपको। ये जनरेट होगी, इसमें नेम वेम सब कुछ है। ये आपको अपलोड करनी होगी। हम अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और करेंगे अपलोड ITR, बस ये जनरेट हो जाएगी, ये अपलोड हो जाएगी।
ये देखो कितनी छोटी फाइल है, ये फाइल कितने की है, सिर्फ 30 KB की फाइल है बस, ये मैं जनरेट करनी है। टीचर्स ने आपकी ये फाइल जनरेट होनी चाहिए आपके डेस्कटॉप पर। और आपको एक काम और करना है, जब आप टीचर आपको डेस्कटॉप पर क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे तो उसको एक फोल्डर बना लेना। फोल्डर बनाकर जो जेसन जनरेट होगी उसकी लोकेशन वही होगी जहां आपकी एक्सेल वर्कबुक चल रही है। नहीं तो आप फिर ढूंढते रहोगे कि आपकी जेसन गई कहां। जब तक जेसन नहीं मिलेगी टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको जिस भी शीट में काम कर रहे हो, जैसे ये वाली आपकी, तो इसमें आप जेसन जनरेट करोगे तो आपकी डेस्कटॉप पर ही जनरेट होगी। सर कभी वो सी ड्राइव में भी चली जाती है। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो फिर बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। बच्चों को वो सी ड्राइव में पहुंच गए आप ढूंढते रह जाओगे आप, नहीं तो फिर लोकेशन से ढूंढना पड़ेगा आपको। तो आप एक काम करो ना, डेस्कटॉप पर हर बच्चा एग्जाम के अंदर डेस्कटॉप पर अपने एक फोल्डर बना ले रोल नंबर से, लास्ट के 4 नंबर, और उसको डेस्कटॉप को अपना फोल्डर बना के रीनेम कर ले। भाई जैसे ऐसे है, मान लीजिए ये आपने कर लिया फोल्डर नंबर 2, ये आपने लिख लिया 2548। इसमें आपने जो एक्सेल की वर्कबुक थी इसको यहां सेव कर लिया, और सेव करके फिर आपने यहां, अब जब यहां पर काम करेंगे तो इसकी जेसन यहीं जनरेट होगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत बहुत होगी बच्चों को। नहीं तो बाद में जब वो एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है फिर दुखी हो रहे होते हैं बच्चे। सर कौन सी वेबसाइट में इसको जेसन फाइल को अपलोड करते हैं सर, कहां पर अपलोड करेंगे? इनकम टैक्स की वेबसाइट ही तो है। वहीं जहाँ आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वहाँ 2 ऑप्शन होते हैं कि ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है। तो जहाँ ऑफलाइन चूज करेंगे फिर अपलोड करना है। ओके सर, थैंक यू। देखो अगर इंटरनेट कनेक्शन सही है आपका तो ऑनलाइन चूज करो। अगर कई बार लगता है कि नेट प्रॉब्लम है तो एक बार डाउनलोड करके, चाहे आप नेट ऑफ करके उसको भर लेंगे, एक्सएमएल जनरेट हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑफलाइन हो जाएंगी। और जब आपका एक्सएमएल या जेसन क्रिएट हो जाए उसको फिर लॉगिन करके नेट से कनेक्ट करके अपलोड कर देंगे। सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हमारे पास थोड़ा समय की मर्यादा है, नहीं तो हाँ वही रीजन ना। अब देखो ये है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग करिए। सर के ये देखिए क्वेश्चन सब ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए कि उनको वीडियोस को देखिए जाके। ये देखिए ये जो बच्चों की क्वेरी थी, ये थी हम डैशबोर्ड पे गए, इंक ITR, और यहाँ करना है असेसमेंट ईयर मान लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन पर आपके यहाँ चला जाएगा ये देखिए कंटिन्यू, और ऑफलाइन पे पूछेगा क्या, ITR टाइप ओरिजिनल है, बिलेटेड है, रिवाइज है, ठीक है। फिर ये नो करना है मुझे, और सिलेक्ट ITR टाइप मुझे मान लीजिए 3 करना है। कंटिन्यू मैंने कर दिया। अब ये पूछेगा अटैच फाइल, या यहाँ पर आ गया ना, ओनली .json फाइल्स आर अलाउड। ये देखो ये हमने नाम लिख दिया, ये रेजिडेंट यहाँ कर दिया। ड्रॉप डाउन से देखो मेरे लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर है उसका 2 बार देखो, 3 बार देखो, कितनी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और 7th केस स्टडी न्यू रिज्यूम में, ओल्ड रिज्यूम में, दोनों में। अच्छा देखो हमने रेजिडेंट कर लिया। अच्छा ये हमने ड्रॉप डाउन से यहाँ पर कंडीशन सिलेक्ट करनी है। हमने पहली कंडीशन सिलेक्ट कर ली, ठीक है ना, क्योंकि इसमें था इसका 300 डेज वाला कि 300 डेज रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ये हमने 115 BSc वाला यस कर लिया क्योंकि हम ओल्ड रिज्यूम की बात कर रहे हैं। 115 ये हमने कर लिया। 7th प्रोविजन वाला नो। अच्छा यदि मैं 7th प्रोविजन को देखो यस कर लूं तो देखो क्या होगा। यदि मैं इसको यस कर लूं, ये देखो अभी खुल गया नीचे वाले, हैव यू डिपॉजिटेड 1 करोड़ 2 लाख, यहां पर यस नो करना है, फिर वो अमाउंट पूछेगा मुझसे। तो ये 7th प्रोविजन हमारा नो है, और नो करते के साथ ये ग्रे हो गया। हाँ जी डॉक्टर प्रियंका, ठीक चल रहा है ना डॉक्टर ओम प्रकाश? हाँ जी सर, बढ़िया चल रहा है। मैं ये बताने का तरीका ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा आधार नंबर की मैं जरूरत नहीं है। देखो ये 115H जो है ये नो करना है ड्रॉप डाउन से। ये हमारा पोर्दीज का बाय डिफॉल्ट नो है, और ये FPI का पूछेगा हमसे, इसको भी हमने नो करना है। ऋषभ आपकी भी क्वेरी, ऋषभ सर अभी आपने 139 सबसेक्शन 1 में आपने ड्रॉप डाउन करके, हाँ ये देखो यस, ये देखो ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट। देखो सिस्टम हमें, सिस्टम जो कैलकुलेशंस करेगा ना वो तो करेगा सिस्टम आज की डेट के हिसाब से। आप यहाँ पर 139 कर लो, 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि तरीके से आज हमारी है 15 नवंबर, हमें लिखना चाहिए पे 139 ब्रैकेट में 4 आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट हमारी जा चुकी है 31 जुलाई। वी शुड सिलेक्ट 139 लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस में हमारा बिफोर ड्यू डेट लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया वहां पर। लेकिन उससे कैलकुलेशंस आज की डेट की होंगी,
ठीक है। तो सर अगर किसी की इनकम सर टोटल इनकम सर बेसिक एग्जामिनेशन से कम है तो सर उसे नो सेलेक्ट करना पड़ेगा या यस करना कौन पड़ेगा? से वाले में? 139 उसकी अगर टोटल टैक्सेबल नहीं इनकम नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे है ना, हमारा देखो सेक्शन पढ़ो, सेक्शन में क्या कहता है, हम रिटर्न बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं या आफ्टर भर रहे हैं। अभी मैंने आपको जो लेट फीस का बताया था, लेट फीस तो यदि आप 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हो तो रिटर्न तो फिर आपकी लेट हो गई ना, आफ्टर ड्यू डेट हो गई। आप इनकम से इसको कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? इनकम से कनेक्ट तो आप लेट फीस को करो ना। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस विल बी 1000। यदि इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर है तो लेट फीस विल बी 5000, बस। और यदि आप 7 प्रोविजो के अंदर भर रहे हैं तो लेट फीस तो आपकी इनकम के बेसिस पर लगती है ना। यदि आपकी इनकम एग्जीक्यूशन लिमिट से कम है, मैं समझ गया आपका क्वेरी क्या होगी, आपकी इनकम मुश्किल से 5000 रुपए है तो लेट फीस नहीं लगेगी आपकी, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू फाइल द ITR बिकॉज योर इनकम इज बिलो टैक्सेबल। यही क्वेश्चन है ना आपका? हेलो, ये सर यही क्वेश्चन है सर मेरा। जैसे 139 सेक्शन 1 में तो कंडीशन दे रखी है कि ये कंडीशन अगर पूरी होगी तो एसएससी को अपना ITR पे करना नेसेसरी है। देखो सिस्टम जो है मैक्रोज इसमें लगे हुए हैं। इफ यू आर फाइलिंग टिल 31 जुलाई 2024 तब आप सिलेक्ट करेंगे 139(1). इफ यू आर फाइलिंग आफ्टर द ड्यू डेट देन सेक्शन विल बी 139(4). इफ यू आर फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न देन सेक्शन एप्लीकेबल विल बी 139 ब्रैकेट में 5। ये आप उस सेक्शन को उस हिसाब से देखो, आप इसको इनकम के साथ कॉर्लेट मत करो। सर ये कंफ्यूज कर रहा है, हो रहा है। एक होता है ना कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल से ज्यादा है उसमें यस नो नहीं, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। हम तो ये तो हमारी फाइलिंग डेट से कनेक्शन है। मैंने अभी आपको एक पीपीटी मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी अभी हाँ, ये सेक्शन जो है ये रिटर्न फाइलिंग के साथ है। फाइल्ड अंडर सेक्शन व्हाट 139(1)(4)(5) डिफेक्टिव के लिए 9 है। ओके सर, वो कंफ्यूज। अच्छा देखो अब नेक्स्ट, अब यहां पर हमारा डायरेक्टर था, ये वेदर रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एससीसी। यहां पे ड्रॉप डाउन से आपने करना है नो। यदि मैंने यस कर दिया तो देखो ये ग्रीन खुल गया, ठीक है, और हमें करना है नो। फिर ये आपसे पूछेगा ना नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, कैप्सी कितनी है, एड्रेस क्या है उसका, परमानेंट नंबर क्या है। जब तक प्रॉपर क्लिक नहीं होगा वो लेगा नहीं। क्लिक होते के साथ ही सारा देखो ग्रे हो गया। अब ये डायरेक्टर का क्या है, ये देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हमने कर रखा है यस। अब यहाँ पर राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड लिख दिया, डोमेस्टिक हमने ड्रॉप डाउन से उठाया, देखो ये रहा डोमेस्टिक का फॉर्म पूछ रहा है, फिर इसका पैन नंबर पूछ रहा है, फिर इसका लिस्टेड अनलिस्टेड पूछ रहा है। ये ड्रॉप डाउन से आपको उठाने हैं, आपको हाथ से नहीं लिखने। और यहां पर आपका डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नंबर है। अब मैंने इसको मान लीजिए ये 8 नंबरिकल है, मैं इसको कर दिया मैंने 6 वाला। देखो उसने कह दिया प्लीज एंटर वैलिड 8 डिजिट पेन, 8 डिजिट डेट, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको यहां पर सिस्टम के हिसाब से चलना है। और शीट वाइब्रेट करती है बार बार, जितना इतना काम करोगे शीट वाइब्रेट करेगी। और उस टाइम आपको अपने ये अपना कीपैड से और बाकी जो है आपका कीबोर्ड से हाथ हटा देना है, वहां कुछ नहीं करना जबरदस्ती। ये आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का देखो बाय डिफॉल्ट नो। और यस करते के साथ ही फिर आपने डाटा भर दिया, सुंदर मोटर्स लिमिटेड, टाइप ऑफ कंपनी डोमेस्टिक, पैन नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया। ये डोमेस्टिक आपका ड्रॉप डाउन से है, पैन नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए 80,000, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस लिख दी। और यहां पर परचेज सेल आपकी है नहीं तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स, वही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस वही आ गई सेम। और शीट को कर दिया आपने वैलिडेट। ये कहता है पिन कोड इज मैंडेटरी, हमने पिन कोड हटा दिया था ना कहीं पर, हाँ ये हटा दिया था हमने, पिन कोड हट गया था हमारा। कोई भी कमी होगी तो आपसे पूछ लेगा ये 7, आप कर दिया वैलिडेट। आप देखो आप होगी। आप शेड्यूल एस ये पर यहां पर है नेम ऑफ एम्प्लॉयर झुंझुन वाला डॉक्टर्स लिमिटेड। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में आपने ड्रॉप डाउन से करना है। देखो मैं हर स्टेप पे आपको बता रहा हूं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपका सिलेक्टेड है वो आपको करना है। चलो हाँ नहीं बाद में करूंगा। अच्छा ये देखो एड्रेस लिख दिया हमने, वेस्ट बंगाल ड्रॉप डाउन से उठा लिया, कोलकाता लिख दिया हमने, और पिन कोड भी लिखना है। जैसे ही आप यहां पर स्टेट को ड्रॉप डाउन से क्लिक करते हो वो पिन कोड हट जाता है आपका।
इसका एम्प्लॉयर का पिन कोड है 725। अच्छा यहां पर देखो बेसिक सैलरी है, ये हमने ड्रॉप डाउन है यहां पर, और यहां पर आपको सिर्फ मिलते हैं बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको ऐड करने हैं, ऐड रोज। ये पूछेगा जी कितनी रो ऐड करनी है आपको, 17 के अंदर आपने कर दी 1 या 2, ये आपकी 2 रो ऐड हो गई। तो बेसिक सैलरी यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको 2 ही मिलेंगी। बेसिक सैलरी कर दी, ये फीस कमीशन कर दिया, कन्वेंस अलाउंस कर दिया, अदर अलाउंसेस में हॉस्टल वाला कहीं भी नहीं लिखा हुआ यहां पर, तो आपको अदर्स में डालना है, और लीव एनकैशमेंट लिख दिया आपने। तो आपको ड्रॉप डाउन उठाने हैं सारे के सारे जो भी आपका रिलेवेंट है। और यदि बच्चों के पास टाइम कम है तो फिर सिंगल अमाउंट लिख दो, होगा सो देखा जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश 1 नंबर कम दे देंगे, और क्या होगा? क्यों जी डॉक्टर साहब? नहीं सर, मैं पढ़ा ही नहीं रहे पेपर। अच्छा ये तो और अच्छी बात है। नहीं देखो ना, बच्चों के साथ लिमिटेशंस होती है। अब बच्चों के पास टाइम कम है तो ठीक है, अपना 1 अकाउंट लिख देंगे, और क्या होगा? देखो कुछ ना कुछ तो सीखना है ना उनको। अच्छा इसी तरह से स्वीपर गार्डनर का है 30,000, ये फीस कंसेशन ट्रैवल का है, ये भी ड्रॉप डाउन से उठाना है आपको। तो जितना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। और देखो इनकम टैक्स का पेपर तो ऐसा है, मतलब सिर्फ ये पेपर के लिए नहीं, आगे आने लाइफ में भी काम आएगा। नौकरी करोगे तब भी काम आएगा, बिजनेस करोगे तब भी काम आएगा, और आईटीआर से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। और यदि बच्चे चाहें तो इनकम टैक्स तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इनकम टैक्स और जीएसटी कभी खत्म नहीं हो रहा हिंदुस्तान से। इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करो तो बहुत अच्छी फीस मिलती है। मैं जब वर्किंग था तो उससे इनकम कमा रहा हूं, उससे ज्यादा। अच्छा ये देखो, यदि 1 से ज्यादा एम्प्लॉयर हो तो आप नीचे और रखोगे। और ये है आपका एग्जम्प्ट अलाउंस। यहां पर ड्रॉप डाउन से देखो, ये सेक्शन 10(5) 1,98,000, ये 10(14)(1) वाला जो आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का है, कन्वेंस अलाउंस का, जो आपने ऑफिशियल खर्चे के लिए किया 40,000। और ये जो 6 अलाउंसेस हैं सेक्शन 10(14)(2), ये लास्ट में सेक्शन 10(14)(2), ये 14 क्लॉज 1 वाला, और ये एचआरए वाला होगा तो ये आएगा सेक्शन 10(13)(a), और ये टोटल अपने आप हो जाएगा 241,600। डिडक्शंस अपने आप निकल आई, ये डिडक्शंस अपने आप निकल आई, और अमाउंट आ गया 42,66,000 ऑटोमेटिकली। हमें कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, कैलकुलेशंस अपने आप हुई है सारी। हमने स्टैंड डिडक्शंस नहीं निकाली, ये अपने आप लगी, अपने आप वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी, ये देखो ये हमारा है जो हमारी किराए वाली प्रॉपर्टी है, हमने लिख दिया 182 बैंक स्ट्रीट इंदौर लिख दिया, और ड्रॉप डाउन से उठा लिया मध्य प्रदेश, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। अब यहां पर ऑनर दी प्रॉपर्टी, ये ऑनर खुद ही है, ये जो निहार कैफेज है, तो हमें ड्रॉप डाउन से करना है सेल्फ। इज दी प्रॉपर्टी कौन, क्या प्रॉपर्टी के ओनर 1 से ज्यादा हैं? यदि 1 से ज्यादा हैं तो हम करेंगे यस, और यस करके देखो सब कुछ ग्रीन हो गया है। फिर हर ओनर का नाम, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर, परसेंटेज शेयर, ये लिखना होगा हमें। हमारे केस में ये है नो, ये ग्रे हो गया। अब टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपकी लेट आउट है, ये आपको ड्रॉप डाउन से करना है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको ड्रॉप डाउन वाली चीजें ड्रॉप डाउन से करनी है, कोई आपके पास शॉर्टकट नहीं है, कोई और दूसरा मेथड नहीं है। यह रॉयल लिमिटेड आपने टेनेंट का नाम लिख दिया, यहां लिख दिया 10 नंबर ऑफ द टेनेंट जिसने क्योंकि टैक्स काटा है 2 लाख रुपया, DEL दिल्ली, R फॉर रॉयल 78456 नंबरिकल नंबर, और उसको डिवाइड करो 7 से तो आएगा 0, आ गया A। ग्रॉस रेंट 20 लाख। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज और पेड बाय दी ऑनर है, पेड बाय निहार क्या है, पेड बाय दी एसोसी है 27। ये ब्लू वाले अपने आप आ रहे हैं, 591,900 अपने आप आ गया 30%, और ये 70,000 हमने लिखा है। सेल्फ ऑक्वर्ड प्रॉपर्टी में ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन यहां पर करेगा लेट आउट में। ये अमाउंट आ गया 6,61,900 पहली प्रॉपर्टी का, सॉरी दोनों का डिडक्शंस 591,900 और 70,000, और प्रॉपर्टी का इनकम आ गई 13,11,100। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्युपाइड, ये हमने उसका एड्रेस लिख दिया, कोलकाता लिख दिया, ड्रॉप डाउन से वेस्ट बंगाल उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। अब देखो मैं इसको, ये पिन कोड यहां से हट जाता है, और यहां पर फिर अगेन
सेल्फ कर दिया, यहाँ आगे नो कर दिया, और ये कर दिया सेल्फ ऑक्युपाइड, और यहाँ पर 50,000। अब मैं 50,000 से ज़्यादा लिखूँ, मैं लिख दूँ 2.5 लाख। यहाँ पर अमाउंट आपको 2 लाख से ज़्यादा नहीं लिखना, सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तरीके से। और ये अमाउंट 50,000 ये आ गया, 1311 का ये था, नेट अमाउंट आ गया। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,61,100, इसको भी कर दिया वैलिडेट। ये कैपिटल गेन की शीट। पहले चलेगा आपका ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेड्यूल्ड सीजी कैपिटल गेन, और इसमें आपको 6 नंबर पर अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पर 6A में नो करना आपको, ये नो, ये भी करना मैंडेटरी है। अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 नंबर पर लिखा हुआ है ए वाले में, और इसको हम करेंगे नो, या नॉट एप्लीकेबल कर दो। और फिर आपका है, आपने बेचे हैं डायमंड, डायमंड बेचेंगे बी के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये बी के 9 नंबर पर है, ऊपर लैंड बिल्डिंग चल रहा होता है, बी का 9 नंबर, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above आर नॉट एप्लीकेबल। और इसके अंदर 9 का ए पार्ट नहीं करना, आपको करना है दूसरे वाला 2, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, क्योंकि आपने बेचे हैं डायमंड, आपने गोल्ड बेचा होता तभी यहां था, गोल्ड लैंड बिल्डिंग का ऊपर है 1 2 3 वाले ऊपर, ये आपने लिख दिया 9 लाख। और ये आपने लिखा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन, ये आपने अमाउंट खुद लिखा है 2,50,560। यहां पर टैक्स अपने आप अमाउंट अपने आप कैलकुलेट नहीं होगा, यहां आपने किया 72,000 को 348 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 300 से, अमाउंट आ गया 250,560, और ये अपने आप आ गया नीचे। और फिर आपको 10 नंबर पर ए वाले में अमाउंट डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पर भी आपको नो करना है। और इसके बाद कोई एग्जम्पशंस आपकी नहीं है, ये आपकी इनकम टैक्सेबल होगी 20% पर। आपने बेचा 20 फरवरी 2024 को। अब आपके पास ये लास्ट में टेबल है, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्युलर रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन, 15 जून तक, 16 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 15 मार्च, और ये 16 मार्च से 31 मार्च। तो आपका इसके अंदर आ गया 4th वाले में। और नंबर 6 पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%, एंटर वैल्यू फ्रॉम BFLA, ये BFLA का अमाउंट सेम है 649,440, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और ये BFLA शीट क्या है, ये BFLA शीट है, ये शीट को आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ये सारी फिगर पीछे से आ रही है। ये अभी आपकी सैलरी आ गई, ये हाउस प्रॉपर्टी आ गई, ये अभी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, और नीचे BFLA की शीट है, ये अमाउंट इसे मैच करना चाहिए। CYLA के नीचे है BFLA, ये आ गया 649,440 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। और हमने इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। इसके बाद अदर सोर्सेस, अब देखो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ये मैं अदर सोर्सेस का करा रहा हूं आपको। इसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 26,000, ये देखो अदर सोर्सेस की शीट, सेविंग बैंक का 26,000 मैंने लिख दिया यहाँ पर। डॉक्टर ओम प्रकाश ठीक चल रहा है? जी सर, बढ़िया। मैं अदर सोर्सेस का बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं, मैंने लिख दिया 26,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अब देखो इसमें है एक इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, बच्चों से पूछना कितना अमाउंट है, पूछो जरा बच्चों, क्वेश्चन आपके पास शेयर हो रखा है, उसमें पढ़ के बताओ। बच्चों के पास क्वेश्चन तो है ना सामने। तो अदर सोर्सेज हम फिल कर रहे हैं, तो अमाउंट बताओ। ठीक हो गया, अच्छा। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी कितना था हमारा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी और था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इन दोनों को टोटल करना है। बच्चों से अमाउंट पूछा, अमाउंट कितना आएगा, बच्चे सुन रहे हैं सर, वो बता नहीं रहे। तो डॉक्टर प्रियंका से पूछो ना, उनका पार्टिसिपेशन करवाओ। ठीक है डॉक्टर प्रियंका, हाँ जी सर। आप मुझे अब अदर्स का बताओ, अदर्स का इंटरेस्ट कितना आएगा। सर ये कहाँ है, तो मेरे पास क्वेश्चन तो है नहीं ना, मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन तो ना। आपने मोबाइल पे खोल लो ना, ये देखो यहाँ पर मैंने भी बताया था आपको 70,000 के तो इंटरेस्ट हमारे एनएससी थे पुराने वाले, उसका 7% का इंटरेस्ट था, तो 4900 तो हो गया इंटरेस्ट हमारा एनएससी का, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन था, ये जो नाम था अमर कंस्ट्रक्शन जो भी था, तो इसका है 26,000, तो 30,900 हो गया, ठीक है। ये आएगा हमारा अदर्स के अंदर, यहाँ पर
सर हमारे पास भी क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन तो मैंने देखो सबको सबमिट करवा रखा है। अभी तो मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको लेक्चर के अंदर ही। लेक्चर सर सागर सर आपने शेयर किया था सभी को। ये देखो ना, ये रहा, अच्छा देखो बैंक इंटरेस्ट 26,000, ये इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3710, डिविडेंड 1250, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 26,000 और ये एनएससी का इंटरेस्ट था 7%। तो देखो पहले मैंने लिख दिया सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, फिर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3710, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 26,000 और 4,900 का इंटरेस्ट, तो 30,900 लिख दिया मैंने इसलिए। ठीक है ना, अभी तक तो ठीक चल रहा है ना। जी सर। अच्छा, अब क्या रह गया बताओ। अभी हमारा 1250 डिविडेंड भी है और एक हमारा गिफ्ट है। हमारा देखो मामा जी वाला वो तो फ्री हो गया। अच्छा, कुलीग वाला ये देखो, ये रहा हमारा डी के अंदर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, यहां पर आएगा 80,000। अच्छा, 80,000। अच्छा, ये जो सज्जन है, ये जो कुलीग थे ना इनके, ये कोई अकलमंद नहीं था। यदि 80,000 का देखो इसका जो टैक्स बन रहा है, इसका टैक्स आ रहा है 30%, तो एक टैक्स है सरचार्ज 33 और 33 का 1.04, 34.32% टैक्स पड़ रहा है इस लेडी पर 80,000 पर। 80,000 का मैं टैक्स निकालूं 0.3432, तो आ गया 28,000 रुपये के आसपास। यदि ये बंदा जो कुलीग है इसको 50,000 तो दे देता कैश उसमें गिफ्ट, ठीक है, 2,000 का इसको खिला देता खाना और 28,000 रुपये बच जाते हैं ना इसके। देखो ये होती है टैक्स प्लानिंग। इस बंदे ने अपनी कुलीग को, ऐसे कुलीग बहुत कम होते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, कि 80,000 का गिफ्ट देना है। देखो जी जी, 80,000 का गिफ्ट तो दे दिया है। अच्छा देखो 80,000 का गिफ्ट देके, लेकिन ये कॉमर्स का नहीं होगा ना, टैक्स का टीचर नहीं होगा। 80,000 का गिफ्ट देके अरे 27,456 तो टैक्स भी पड़ गया इस पर, तो इसको हाथ तो 52,000 ही पड़े ना। यदि मेरे जैसा गिफ्ट देता है इसको, तो मैं क्या करता है, इसको 50,000 तो इसको खाते में डाल देता है इसके, ठीक है, और 3,000 का खाना खिला दो, काम खत्म। भाई इसको 50,000 फिर भी मिल गए, 3,000 का हमने खाना खा लिया। नहीं तो अरे सीधा 80,000 का दिए सूट सिलवा के दे देता है इसको, हाँ, या कोई गोल्ड की चीज नहीं देनी थी। 80,000 का कोई बाकी जितने भी सूट और जो बाकी जो कपड़े वपड़े होते हैं, चश्मा डलवा देता, तब टैक्स फ्री हो जाता था। ये होती है देखो टैक्स प्लानिंग। और यदि बाई चांस ये सूट सिलवाता, साड़ी देता, नल्ली से साड़ी 80,000 की साड़ी आ जाएगी, वो टैक्स फ्री हो जाती, उस पर टैक्स जीरो लगता। तो हमारी ना कुछ आइटम्स हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर हैं। ये कुलीग देने वाला कोई अकलमंद नहीं था, टैक्स का टीचर नहीं था कम से कम। 80,000 पर 27,456 तो टैक्स देना पड़ गया इसको। अच्छा, अब देखो एक हमारा डिविडेंड भी है और वो है 1250 का, और वो हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। हमें कब मिला डिविडेंड, वो मिला हमें 15 जून, मैंने डेट डाल रखी है जानबूझकर, तो इसलिए मुझे डेट चाहिए पर 1250, ठीक है। अब देखो ये आ गया सब कुछ। ये 26,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ये 3710 ये इनकम टैक्स का रिफंड है, 30,900 ये एनएससी का इंटरेस्ट और अमर कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट, 80,000 ये गिफ्ट वाला आ गया, और 1250 ये अपने आप आ गया डिविडेंड का। अमाउंट आ गया 141,860 और इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट, ठीक है। अब हम 80D की शीट ले लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इसमें कोई है ही नहीं, तो हमने इसको नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली कर दिया। ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वैलिडेट कर दिया। ये हमारी है चैप्टर 6A की शीट। ये देखो यहाँ पर 80C, यहाँ पर एक सिंगल अमाउंट पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा कि आपका पीपीएफ कितना है, आरपीएफ कितना है, LIC, डेफर्ड यूनिटी, पीएफ सब कुछ मिलाकर 240। अब ये 240,900 कैसे बना, ये देखो ये है आरपीएफ 1,80,000 है, 46 का आपका पीपीएफ है, एनएससी परचेज 10,000 और एक्रूड इंटरेस्ट 4,900, इसका आ गया 2,40,900। मैंने 240,900 कर दिया, 150 आ गया। सपोज करो मैं इसको कर दूं, हेलो, मैंने इसको किया 140, सर आएगा 140, मैक्सिमम अमाउंट 150 को क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, मैंने 80 एनपीएस वाले को 50,000 तो यहाँ डाल दिया
और बाकी रिमेनिंग अमाउंट ले लिया 80cc1 के अंदर 20,000। यदि मान लीजिए ये अमाउंट मेरा होता 140 या 130, तो देखो ये फिर 20 पूरा कर लेता है। 80C 80CCC 80cc1 का टोटल 150 को क्रॉस नहीं करेगा। जब मैंने यहाँ पर 249 ऐड कर दिया तो इसने 150 यहाँ पर ले लिया और 80cc1 को कर दिया था इसने 0। यह सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। और नीचे NS इसका इंटरेस्ट सेविंग का मैंने लिखा 26, मिलेगा 10, मैंने इसको कर दिया मान लीजिए 6,000, तो 6 ही लेगा। और मैंने इसको 26 कर दिया तो लेगा मैक्सिमम 10, ठीक है। और डिडक्शंस का अमाउंट हो गया टोटल 2,10,000, इसको कर दिया वैलिडेट। बाकी डोनेशन की शीट यहां पर आती है। अब ये आपकी है AL। हम सिक्वेंस से भरेंगे तो ज्यादा ठीक है। अब इसमें आपको करना है, क्योंकि देखो ऊपर लिखा हुआ है एसेट्स लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। यदि 50 लाख से ज्यादा है तब आपको शीट भरनी मैंडेटरी है। डू यू ओन एनी इमल एसेट्स, हमने कर दिया यस। और ये मुझे फिर नाम लिखने हैं, हाउस प्रॉपर्टी, एड्रेस लिखना है, एरिया लोकेलिटी करना है। यहाँ ड्रॉप डाउन से स्टेट भी उठाना पड़ेगा। इंडिया अपने आप आएगा, पिन कोड लिखा, अमाउंट पहले मकान का 6 लाख और दूसरे का आपका है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड वाला मकान है और ये आपका किराए वाला है इंदौर वाला, इसका टोटल आ गया 30 लाख। और यदि मान लीजिए ये आपका शेयर्स का 85,10,000 और ये कैश का, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर 0 हटा दूं और मैं इसको वैलिडेट करूं, तो देखो कहता है प्लीज फिल द अमाउंट एट पॉइंट B और D, इफ नॉट एप्लीकेबल एंटर 0। शेड्यूल एल के अंदर आपको 0 करना मैंडेटरी है, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है जी डॉक्टर ओम प्रकाश? जी सर, परफेक्ट। यहां पर आपको सब ये डाटा फीड करना मैंडेटरी है। सर AL शीट का एक बार फिर से बता दीजिए। ये देखो एल की शीट ये है, ये एल शीट फिल करना मैंडेटरी है यदि आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस हो जाएगी तो, नहीं तो आपकी जेएसएम जनरेट नहीं करने देगा, कैलकुलेट टैक्स नहीं करना, पहले तो टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करने देगा आपको। इसमें क्या है, आपके पास डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी है, मकान लिख रहा है ना, उसमें 2 मकान है 30 लाख के, आपने इसको कर दिया यस। यस करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी लिखा हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस लिखा, एरिया लिखा, सिटी लिखी, स्टेट ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 6 लाख रुपए। इसी तरीके से दूसरे का कर दिया, जो हमारी कोलकाता वाली प्रॉपर्टी है, रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एड्रेस, रोड, कलाकार स्ट्रीट, सिटी, वेस्ट बंगाल ड्रॉप डाउन उठाया, देखो इंडिया अपने आप आ जाएगा, पिन कोड और अमाउंट। और ये आपको शेयर्स रखे हैं 85,10,000 के और कैश दे रखा है और इसको वैलिडेट करना। अब IT, ये है आपकी जो टैक्स वाली शीट है और लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट। ये आपका BSR कोड क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है और डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान नंबर और अमाउंट। ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स BSR कोड 7 डिजिट का ही होगा। अब देखो कह दिया ना इसने, प्लीज एंटर वैलिड 7 डिजिट BSR कोड। जहां भी गलती करोगे पकड़ेगा। सर BSR कोड के बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये देखो चलान नंबर कैन नॉट बी मोर देन 5 डिजिट, मतलब सिस्टम ने मैक्रोज लगे हुए हैं। ये BSR कोड होता है, जब भी आप बैंक में जाके टैक्स जमा कराओगे तो हर एक बैंक का एक BSR कोड होता है, तो वो आपको लिखना मैंडेटरी है। वो आपको जब चलान पे मोहर लगा के देते हैं, आपको तो सारा ऑनलाइन हो गया है, और हर एक बैंक की ब्रांच का BSR कोड अलग अलग होता है, यूनिक 7 डिजिट का। तो आप BSR कोड लिखोगे, डेट ऑफ डिपॉजिट, कब आपने चेक जमा करवाया, सीरियल नंबर ऑफ द चलान और अमाउंट, और ये टोटल देखो अपने आप आ रहा है, आपने कुछ नहीं करना है। फिर चाहे आपका एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट अपने आप आएगा और इसको कर दिया वैलिडेट। फिर है TDS की शीट, इसको ओके करना है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपका 10 नंबर एम्प्लॉयर का जो झुंझुन वाला है, उसने टैक्स जो काटा है उसका 10 नंबर, और 10 नंबर की मैंने फॉर्मेशन क्या बताई थी आपको, मैंने तभी कहा था कोई गलती होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं इसका G हटा दूं, मान लीजिए 10 इज इनवैलिड, फर्स्ट 4 अल्फाबेट, नेक्स्ट 5 डिजिट, देन अल्फाबेट। मैंने इसलिए बताया था आपको, ये जो मैंने आपको पेन की फॉर्मेशन सब बताई थी, इसका कारण ये था कि आपको पता लगे कहती कोई गलती हो जाएगी तो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। ये 10 नंबर लिख दिया हमने, नाम लिख दिया एम्प्लॉयर का, ये हमने इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी ली डिडक्शन से पहले,
ये देखो ये वाली 45,57,600 इस एग्जामिशन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और ये टीडीएस जो एम्प्लॉयर ने काटा, ये जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा था लिखा हुआ है, देखो ये टीडीएस बाय एम्प्लॉयर 10 नंबर इसको लिखा हुआ है और अमाउंट है 10 लाख। ठीक है, अब नीचे किसने काटा? ये नीचे काटा टेनेंट ने हमारे। ये फॉर्म नंबर 16A का आता है, उसको फॉर्म 16 बोलते हैं, यहां बोलते हैं फॉर्म 16A। यहां पर करना है सेल्फ और अदर पर्सन, दो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आपको करना है सेल्फ। ये आपका अपना टैक्स कटा हुआ है और यहां आपने कर दिया इसका 10 नंबर। ये 10 नंबर किसका है? टेनेंट ने टैक्स काटा था ना, रॉयल लिमिटेड ने। रॉयल लिमिटेड ने हमारा, हाँ डायरेक्टर टेनेंट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, टेनेंट डायरेक्टर हमारा, टेनेंट ने टैक्स काटा था, क्योंकि पैसा तो वही दे रहे ना, वही टैक्स काटेगा 10%। यदि आपका अमाउंट 2,40,000 से ज्यादा है तो 10% को काटना मैंडेटरी है। अच्छा, DELR सर अमाउंट कितना बताया आप? 2 लाख, हमें 20 लाख दिए थे ना उसने, Yes, sir. 20 लाख रेंट का 2 लाख उसने काटा, तो ये उसका 10 नंबर। डायरेक्टेड इन ऑन हैंड्स, ये 2 लाख आ गया। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर देखा। क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स 2 लाख। और इसके बाद लास्ट में है ग्रॉस अमाउंट कितना है भाई। कॉरेस्पॉन्डिंग रिसिप्ट कितनी है? कॉरेस्पॉन्डिंग रिसिप्ट थी हमारी 20 लाख रेंट की, और कौन से हेड में थी ये भी आपको लिखना जरूरी है। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो सकता है आपका जब मकान आप बेचते हैं तो खरीदने वाला टैक्स काट लेता है, या और कोई किसी रीजन से टैक्स काट लिया किसी ने, तो यहां पर आपका लॉटरी की इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम लिखना भी हमें मैंडेटरी है। हम ड्रॉप डाउन उठाएंगे और इसके बाद कर दिया हमने इसको वैलिडेट। इसके बाद ये पार्ट बी TITT वाली शीट, ये ब्लू वाले कुछ नहीं करने आपने। ये देखो ये आ गया, मैंने इसको यहां से हटा देता हूं और यहां लिखा मैंने SBIN001422। मैंने एंटर दबाया और बैंक का नाम अपने आप आ गया। मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से उठा लिया सेविंग अकाउंट। इसी तरीके से मैंने यहां पर ये लिखा IFSC कोड, बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया। और यदि मान लीजिए मैं इसको डिफरेंट कर दूं तो बैंक का नाम फिर नहीं आएगा। कह दिया ना इसने, IFSC कोड शुड बी एग्जैक्टली 11 कैरेक्टर्स। तो यदि आप गलत, और मैंने इसलिए IFSC कोड बताया था शुरू में, आपको बताने का पर्पस मेरा यही था कि आप जब ई फाइलिंग का क्वेश्चन करें तो आपको इनका स्ट्रक्चर पता हो, इनका स्ट्रक्चर क्या है। पर्पस मेरा यही था PPT बताने का। अच्छा, फिर आपने अकाउंट में लिख दिया, सेव कर लिया। और इस पर 19 नंबर पर यह भी आपको नो करना मैंडेटरी है। इसके बाद इस शीट पर हम वैलिडेट बाद में कर लेंगे, एक वेरिफिकेशन की शीट लास्ट वाली। इसमें देखो नाम अपने आप आ जाता है, न्यूयॉर्क का बेस, ये भारत बेस। यहां पर इस SSC के फादर का नाम, चाहे फीमेल हो मेल हो, हमेशा फादर नेम चलता है। फीमेल के केस में भी अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्सी हो, सबके लिए फादर नेम चलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में फादर्स के नेम का रखा हुआ है, परमानेंट अकाउंट नंबर भारत बेस। और ये सेल्फ आपको ड्रॉप डाउन से उठाना है, और ये पैन नंबर अपने आप बाई डिफॉल्ट आएगा। डेट अपने आप आ रही है 15 नंबर 2024, ये ब्लू के अंदर है, आपने इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद आप आएंगे पार्ट बी TITT शीट पर, इसको करेंगे कैलकुलेट टैक्स। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो टैक्स कैलकुलेट कर देगा अपने आप। ये देखो, ये आपका आ गया सैलरी का अमाउंट, ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी का, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो डायमंड बेचे, ये आ गया अदर सोर्सेस का, ये टोटल आ गया 63184400, और ये आपकी डिडक्शंस 2,10,000, ये 80 CCD 1B और 80 TT वाली, और अमाउंट आ गया आपका 61,08,400। अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन 2 बार हो गई। ये मैं आपको शीट दिखा देता हूं, ये वाली शीट, ये शीट है SBI SSI, SBI और SI। ये देखो, ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स, 20% पर टैक्स रहा, इनकम इतनी है और टैक्स इतना आ गया। तो ये टैक्स स्पेशल वाला, ये नॉर्मल वाला, और ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन कर रही थी 145188। ये रहा देखो, और ये कैसे निकला, ये निकला है तरीका, दोनों का टोटल हो गया। टोटल होकर 10% सरचार्ज लग गया अपने आप।
हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया 69523, हमारा भी यही था, देखो 69523, और टोटल 1807607 ये आ गया 1807607। और अब ये 234 एबीसी है, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, इसको आप यहाँ से 0 कर दो, और लेट फीस को भी। और ये आपका 41,000 आ गया एडवांस टैक्स, ये 1242 आ गया एम्प्लॉयर का, टेनेंट का 1042 एम्प्लॉयर का था, 2 लाख एम्प्लॉयर उसका था टेनेंट का, और 170 है सेल्फ असेसमेंट। 1453 हमारा आ गया टैक्स क्रेडिट, ये रहा टैक्स क्रेडिट, और 354,610 अभी हमने पे करना बाकी है, 354,610 हमने पे करना बाकी है। इसके बाद डॉक्टर प्रकाश कुछ पूछना है तो देखो बच्चों से। बच्चों, the house is open. Any question till this point? आप पूछ सकते हैं। सर ये शीट फिलअप करने के बाद वैलिडेट करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर शीट को वैलिडेट साथ के साथ करो ना, नेक्स्ट शीट में जाने से पहले वैलिडेट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैलिडेट करने से अगर कोई एरर है वो सामने आ जाएगा, वो बता देगा ना आपको। शीट। अच्छा, जब आपने कैलकुलेट टैक्स कर लिया तो दोबारा कुछ नहीं, वैलिडेट नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेट टैक्स में दोबारा करवाएगा आपसे। एक बार कैलकुलेट टैक्स कर दिया, अब करना है जनरेट जेएसओएन। ये कहता है जी टू कंप्यूट सेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट यूजिंग दिस यूटिलिटी, इसको आपने कुछ नहीं करना। यदि वो सीवाईएल बीएफएलए की शीट पे जाना होता है, यदि हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड एक्सेट्रा होता तो आप इसको ओके कर दो। इन केस ऑफ लायबल फॉर डेट इसको भी ओके कर दो। प्लीज एंश्योर टैक्सेस आर पेड बिफोर द सबमिशन ऑफ द आईटीआर, एज रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यदि हम इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करते हैं, यदि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो हमें उसको पहले पे करना मैंडेटरी है। हम ऐसी रिटर्न फाइल नहीं कर देंगे कि टैक्स पेबल करके दिखा दें, वो गलत हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगी डिफेक्टिव। इट इज एज गुड एज यू हैव नॉट फाइल्ड द आईटीआर। ओके, क्लिक ऑन सेव जेएसओएन। अब देखो वेरिफिकेशन के बाद एक शीट तैयार हो गई नई समरी के नाम से, इसको कर दिया आपने ओके। अब शीट में क्या क्या है, नाम आ रहा है, फादर्स नेम, फाइलिंग डेट, पैन नंबर, ये 1042 टीडीएस उसका एम्प्लॉयर वाला, ये टेनेंट वाला, और ये टोटल टैक्स, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स। इसको कर दिया सेव जेएसओएन। ये आपकी सेव जेएसओएन वहां होगी जहां आपकी शीट चल रही है, आपकी शीट जो एक्सेल वर्कबुक जहां खुली हुई, ये मेरी फाइल सेव्ड है सी ड्राइव, यूजर, टेक्स्ट डॉक्टर, डेस्कटॉप, सतती वाले फोल्डर में। और इसका नाम क्या है जेएसओएन फाइल का, ITR2_ पैन नंबर और आगे .json। यदि आपको रिटर्न फाइल करनी है प्रैक्टिकल लाइफ में, तब कहता है ये प्लीज लॉग इन टू दिस वेबसाइट, लॉग इन करो, ई फाइल करो और इनकम टैक्स सबमिट कर दो। ये हमारा फोल्डर सप्तती कॉलेज, और देखो ये जेएसओएन फाइल आ गई, ये 31 KB की फाइल, 15/11/2024, और टाइम हुआ है 13:59। ये फाइल वहीं पर ही सेव हो गई क्योंकि हम इसी फोल्डर के अंदर काम कर रहे थे, सप्तती इवनिंग 15/11/24 वाले फोल्डर में। ये ओल्ड एक्सेल की फाइल मेरी चल रही है यहाँ पर, ये वाली, और यहीं पर इसने जेएसओएन जनरेट किया। यदि आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और ये जेएसओएन फाइल अभी जनरेट हुई है 15/11/2024, 13:59, 31 KB की फाइल। इसको मैंने किया ओपन, ये फाइल है, ये आपके टीचर देखेंगे। अब टीचर ने देखना हो कि बच्चे ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया, तो यहां से आप करो फाइंड, और मैंने कहा इसमें कि बच्चे ने 1250 लिखा है क्या कभी, ये डिविडेंड वाला अमाउंट है। ये देखो नीचे दिखा दिया इसने डिविडेंड ग्रॉस, एक बार और किया, एक बार और आया हुआ है, तीसरी बार में अमाउंट है, तो बच्चे ने इसका मतलब डिविडेंड की एंट्री कर रखी है। अब मैंने लिखा अमाउंट यहां पर 26,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वाला, फाइंड नेक्स्ट, ये देखो नीचे आ गया 80 है। तो इस तरह से टीचर जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने प्रॉपर काम किया नहीं किया। यदि जेएसओएन जनरेट हो गई तो इसका मतलब बच्चे ने ठीक किया, और यदि आपसे जेएसओएन जनरेट नहीं होती किसी रीजन से, तो टीचर को आप अपनी एक्सेल वर्कबुक दिखा दो। तरीका तो यही है। देखो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी हैं जो आप करोगे तो तब आंसर होगी, है ना। और सर के पास ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी आपके पास आ जाएगा, प्लस इसके क्वेश्चन जो पहले से रिकॉर्डेड हैं वो भी यूट्यूब पे और सर की जो वेबसाइट है वो सर ने बता दी है। तो एक तरह से आपका इस एग्जाम के लिए प्लस आने वाले
अगले 2-4 साल जब तक गवर्नमेंट नहीं कुछ चेंज करती, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, शायद सुना है 2025 में लॉन्च होगा, तो तब तक ये काम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ और अगर आपको पूछना है तो आप यू ऑल आर वेलकम। मतलब अब इन्होंने कितना सुना है वो अगर वो बता देगा, तो 1-2 क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। अदरवाइज ये टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, और कुछ बचा कुचा रह गया तो कुछ पार्ट टीचर के लिए भी छोड़ दीजिए। बाकी सर ने अपने मतलब जो बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 100% सर ने सारी चीजें बता दी हैं, वो बात अलग है। और एक बच्चे ने जो पूछा था कि उस चैट पे पूछा था कि उसको एक्सेल यूटिलिटी ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैक्रो इनेबल करने की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपका क्रैक्ड वर्जन है तो कई बार ये इशू रहता है। ऊपर ऑप्शन होता है एनेबल मैक्रो का, तो मैक्रो इनेबल कर दोगे तो आपकी एक्सेल यूटिलिटी सही से काम करने लगती है। नहीं मुझे अनब्लॉक वाला बताया ना, वो अनब्लॉक वाला भी कर ले। कई बार जी, दिक्कत क्या होती है, हाँ वो तो भी एक तरीका एक्सेल है। यूटिलिटी की प्रॉब्लम है, वो आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ना कि इस सेशन की। तो वो क्या सॉफ्टवेयर पेड है, क्रैक्ड है। और डॉक्टर ओम प्रकाश एक काम और करना, जो भी क्वेश्चंस दें वो आपका टीचर तो एक्सटर्नल एग्जामिनर भी अपॉइंट होंगे, मतलब उस क्वेश्चंस को आप एक बार ना रन करके देख लेना कि उसमें सारी जो रिक्वायरमेंट है वो है नहीं है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की डेट है वो में चाहिए होती है, या जैसे पिन कोड चाहिए होता है, या नेम चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमने क्वेश्चन दे दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन रखी, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मैं इसमें डेट तो आ ही नहीं रही, या पैन नंबर ठीक हो, पैन नंबर 10 नंबर ऐसे हो जो सिस्टम उठा लेता हो। कई बार क्या है कि पैन की और 10 की इंफॉर्मेशन आपकी गलत है तो सिस्टम उठाएगा नहीं, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और बच्चों को इस पेपर में पास होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है इसमें, प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट में भी शॉर्टकट नहीं है इसका कोई तरीका। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो पूरा पेपर। और मेरी सेवाएं स्टूडेंट्स के लिए सब फ्री हैं। मैं जितने भी लेक्चर होते हैं, जितने कॉलेज में जाता हूं, कभी कोई ऑनरेरियम चार्ज नहीं करता, ना कन्वेंस ना ऑनरेरियम, और ना बुके ना मोमेंटो। और वेबसाइट पर लॉगिन पासवर्ड कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वहां जाओ, डाउनलोड करो, काम खत्म। प्रिंस का क्वेश्चन है सर, व्हिच आईटीआर इज यूज्ड बाय कंपनी टू फाइल देयर रिटर्न। वो तो आईटीआर 6 हो गई ना, कंपनी का तो आईटीआर 6 है। अभी मैं टाइप्स ऑफ फॉर्म बताए थे ना हमने। जी जी जी। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ आईटीआर 2 है। हाँ, आईटीआर 2 ही है और कुछ नहीं है हमारे स्कूल में। और आपको 1.5 घंटे 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चंस करना है ये। तो जिसको आता है सर 15 मिनट का टाइम है, मैंने खुद करके दिया। हाँ बिल्कुल। जिसको नहीं आता, जो अटक गया हो तो अटका, 1 घंटा अटका रहेगा। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर। अरे कोई बात नहीं, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। कानों में मिठास भी बोलते हैं, क्योंकि जो आप बताते हैं वो अलग, वो तो अच्छा है ही, पर जिस तरीके से आप चीजें समझाते हैं बिल्कुल बच्चों के लेवल पे आके और उनकी लैंग्वेज में समझाना, ये बहुत अच्छी चीज है। तो सर आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला। नहीं मोस्ट वेलकम। अच्छा सागर जी, अगर आप कनेक्टेड हैं तो जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सागर सर बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था। स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से सर मैं जुड़ नहीं पाया। ये रिकॉर्ड हम इसका रिकॉर्डेड वर्जन डाल देंगे, चिंता नहीं करो। जी जी, नहीं सर बिल्कुल, वो रिकॉर्डेड मैंने कल आपने जो शेयर किया था सर, सारा कंटेंट मैंने गो थ्रू किया था। अच्छा अच्छा सर काफी सरल लैंग्वेज में काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था सर, और बहुत ही जो जो मटेरियल आपने शेयर किया वो भी बहुत मतलब सर यूजफुल है बच्चों के लिए भी, और इवन टीचर्स के लिए भी सर। वो भी सर बिल्कुल नहीं, ये सागर मेरी मोनोपोली चल रही है पिछले 9 साल से। बिल्कुल सर, और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है अभी तक। नहीं सर, आगे भी चलती रहेगी सर। हाँ बिल्कुल, अभी मुझे 20 साल और चलाने, मेरी एज 70 ईयर्स हो गई है। बच्चों को पता नहीं होगा, मेरी एज 70 अब हो जाएगी दिसंबर के अंदर, और अभी 20 साल मैंने यही करना है एज इट इज। सर जब तक हम रिटायर होंगे तब तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है जी सर, थैंक यू ओके ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Okay. Thank you. And I thanks all the patient listeners also. तो ये बहुत अच्छी आपने बांधे रखा बच्चों को, थैंक यू सो मच। तो बच्चों में आप लोग लग जाओ, आपके पास बहुत कम समय है। आज 15 नवंबर हो गई है, 2 हफ्ते बाद आप लोग के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इतना मटेरियल मिल गया है कि आपका प्रैक्टिकल बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है सर, और कम से कम 4-5 क्वेश्चन ही अपने आप करें, मिनिमम, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सर राठौर सर, कपिल हरीश सर भी हैं जो हमारे टीचर इंचार्ज हैं। जी जी जी। तो मैं ओम प्रकाश सर, बहुत शुक्रिया। और मैं लगातार ही जुड़ा रहा हूँ, और आप यकीन मानिए मैंने हर एक
सर का सुना है थैंक यू और कपिल। मैं अपनी तरफ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरे कोलीग जो इसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जी 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 उनकी तरफ से अपने स्टूडेंट्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे। प्रियंका मैम इज ऑल्सो देयर। तो सर ये निश्चित रूप से ऐसा सेशन था कि मैं पहले तो हेडफोन लगा लिया, उसके बाद में अपने आप को हटा नहीं पाया चलो डेट्स गुड और आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत चलो शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स टू। थैंक यू सर। तो आपको जल्दी हम कॉलेज बुलाएंगे नेक्स्ट। जी जी जी